For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हम लोगों ने सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी में जिस पोर्शन को पढ़ना शुरू किया वो हमारा था इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। ये इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ आपका जो है वो 40 मार्क्स का है और इसका जो पार्ट 1 है वो है 60 मार्क्स का। हमने हमला कहां पे शुरू किया? इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ पे। इसमें बड़े सारे एक्ट में से हमने जो पढ़ना शुरू किया था वो था मिनिमम वेजेज एक्ट। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में जितने भी एक्ट दिए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बने हैं ताकि जो भी हमारे जो है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है इनके बीच में जो है वो हार्मोनी बना हुआ रहे। और हार्मोनी बना हुआ रहे इसका मतलब है कि एम्प्लॉय अगर कहीं काम कर रहा है, रामदीन, रामखिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया, अगर ये कहीं काम कर रहा है तो उसे जो है वो अपने काम का सही दाम मिले, सही समय पे मिले। और कल के डेट में अगर वो भी कोई सेलिब्रेशन करना चाहे, वो भी दीपावली, दशहरा, ईद, बकरीद मनाना चाहे तो उन ओकेजन पे उनके पास भी पैसे हो। अगर वो बीमार पड़ गया बच्चों के एजुकेशन के लिए उनके पास भी फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ते किसी काम के दौरान उसके साथ कोई हादसा हो गया, उसके साथ कोई डिसेबिलिटी आ गई तो उस केस में उसे कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। अगर कहीं कोई डिस्प्यूट हो गया तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रामदीन, रामखिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया जो है वो बिल्कुल जो है वो चौधरी ही बन जाएगा कि हमारे लिए तो इतने एक्ट बने हैं। कहा गया कि नहीं, एम्प्लॉयर को भी जो है वो इतना जो है वो एक्ट में प्रोविजन जरूर होना चाहिए कि एम्प्लॉय वहां पे डिसिप्लिन के साथ क्या करें, काम करें। और इसके लिए भी उन्होंने जो है वो एक्ट बनाए। तो ये जो इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ है इसमें जो आपके 17-18 एक्ट्स पढ़ने हैं वो सारे एक्ट इसी को ध्यान में रख करके है कि ना एम्प्लॉयर का दिमाग चढ़े और ना एम्प्लॉय के साथ जो है वो जाती हो। ये दोनों ही चीजों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। और इसी में जो हमने पढ़ाना शुरू किया था वो था हमारा मिनिमम वेजेज एक्ट। नाम से ही दिखता है मिनिमम वेजेज एक्ट। हमारे देश में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है तो क्या होगा भाई? अनएम्प्लॉयमेंट अगर बहुत ज्यादा है तो ऐसे केस में काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और काम क्या है, कम है। जो लोग काम देने वाले हैं वो बोलेंगे जा 500 नहीं देता 400 देता, काम करना है तो कर वरना मत कर। रामदीन नहीं करेगा तो रामखिलावन करेगा, हरिया करेगा, बंसी करेगा, बिरजू करेगा। लेकिन सोच के देखिए अगर कहीं कोई कानून बन जाए और उसमें लिखा हुआ हो कि अगर आपने जो है वो इतना पैसा कम से कम नहीं दिया तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपके ऊपर फाइन लगेगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। तो बताइए अगर हमारे और आपके घर में भी कोई काम करने के लिए दिहाड़ी का मजदूर आएगा और हमें पता रहेगा कि अगर हमने ये चीज नहीं माना, इतने कम से कम पैसे नहीं दिए तो हमें जेल तक जाना पड़ सकता है। बताइए उस केस में उसे हम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे? वो फुली नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पकड़े गए तो क्या मिलेगा, सजा। लेकिन अगर कोई कानून ही नहीं बना रहे तो क्या कभी कॉन्ट्रावेंशन होगा? क्योंकि कॉन्ट्रावेंशन का मतलब ही है कि अगर कोई कानून बना हुआ है तभी क्या होगा, कॉन्ट्रावेंशन होगा। तो सही अमाउंट जो है वो मिले किसको, एम्प्लॉय को। इसके लिए ये एक्ट जो है वो क्या किया गया, बनाया गया। और इस एक्ट में प्रोविजन किए गए कि सिर्फ एक बार नहीं तय करना है मिनिमम वेजेज, कहा कि आप इसे तय भी कीजिए और प्रोविजन डालिए कि आप इसे समय समय पे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, चेंज करेंगे। और चेंज जो करेंगे किस चीज को ध्यान में रख करके, आने वाले दिनों में अगर महंगाई बढ़ेगी तो रामदीन को उतना ही 500 रुपया देते रहेंगे, उसे उतने ही पैसे मिलते रहेंगे। कहा नहीं, जिस अकॉर्डिंग महंगाई बढ़ेगी उन चीजों को ध्यान में रख करके हम इसे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो इस एक्ट का मेन पर्पस कि अगर कोई कहीं काम करता है तो उसे जो है वो स्टारवेशन वेजेस पे काम ना करना पड़े। और स्टारवेशन वेजेस पे काम नहीं करना पड़े इसका मतलब है कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो और दिन भर क्या करता रहे, काम करता रहे। कहा इसी चीज से बचने के लिए जो है हमने यहां पे क्या किया, एक्ट बनाया। और सबसे पहले हमने देखा कि ये एक्ट आपका एप्लीकेबल किस जगह है, तो ये एक्ट आपका उस जगह एप्लीकेबल है जिस जगह को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट बोला गया। क्या बोला गया, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कुछ नहीं, एक लिस्ट लिखा हुआ है और बोला हुआ है कि इस लिस्ट को हमने इस एक्ट के एक शेड्यूल में डाल दिया, इस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। यहां पे कैसे एम्प्लॉयमेंट का जिक्र होगा, यहां पे वैसे काम का जिक्र होगा जिस काम में लोगों की स्थिति खराब हो। अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट वर्क में लोगों की स्थिति खराब है, जो दिहाड़ी के मजदूर जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं,
तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वालों का लिस्ट होगा कि अगर कोई जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करेगा तो एक दिन का उसे इतनी की दिहाड़ी जरूर मिलेगी या एक महीने का इतना उसे जरूर मिलेगा। अगर उन्हें लगता है कि कारपेंटर, बढ़ई, लक्कर वाला इसकी स्थिति खराब है तो उसके लिए भी क्या किया हुआ रहेगा, प्रोविजन दिया रहेगा। लेकिन जिस एम्प्लॉयमेंट में वैसे ही उन्हें काफी अच्छे पैसे मिल रहे हैं या कहिए कि उनका बार्गेनिंग पावर ऑलरेडी क्या है, बहुत अच्छा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रीशियन, हम और आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाइए, बुलाते रहिए, 2 दिन बाद आएगा। कहा गया कि इसको उस लिस्ट में डालने की जरूरत नहीं है। जिस समय ये एक्ट हमने बनाया था उस समय इस लिस्ट में बहुत कम नाम थे, आज के डेट में क्या होते गए, बढ़ते गए। मुझे एक चीज बताइए, इस लिस्ट से किसी चीज को निकाल सकते हैं या नहीं? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिस्ट से किसी चीज को हटा भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर पता चले कि इस एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी बहुत कम लोग काम करने वाले हैं और उनका बार्गेनिंग पावर वैसे ही बहुत अच्छा है, तो क्या जरूरत है उनके लिए मिनिमम वेजेज बनाने की? मेरे लिए मिनिमम वेजेज बनाने की जरूरत पड़ेगी? कहा नहीं। क्यों? मेरा बार्गेनिंग पावर अच्छा है तो मेरे लिए मिनिमम वेजेज की जरूरत नहीं है। लेकिन मिनिमम वेजेज की जरूरत उसको जरूर है जो उस एम्प्लॉयमेंट में है जहां पे लोग बहुत हैं और काम क्या है, बहुत कम है। इस एक्ट का जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव वेजेज जो है वो मिनिमम वेजेज तय करना और उसको क्या करना, समय समय पे रिवाइज भी करना। लेकिन किसी भी शर्त पे 5 साल में एक बार हम उसे जरूर क्या करेंगे, रिवाइज, क्योंकि हम मान करके चलते हैं कि 5 साल में जो है वो आने वाले समय में लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा हो जाएगा कि जो हम आज जितने पैसे में जितने सामान खरीद रहे हैं उतने सामान उतने ही पैसे में हम 5 साल बाद नहीं खरीद पाएंगे। यही तो महंगाई कहलाता है। आज 500 रुपए में जितने सामान खरीद रहे हैं, जिस क्वालिटी का खरीद रहे हैं, अगर कल वो नहीं खरीद सकते हैं तो इसका मतलब महंगाई क्या हो गई, बढ़ गई। हमने यहां पे ये केस लॉ भी देखा था जिसमें हमने देखा था और कहा भी गया था कि अगर हम फंडामेंटल राइट को देखें तो फंडामेंटल राइट कहता है उसमें जो है वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, यानी कि मैं व्यापार कर सकता हूं, बिजनेस कर सकता हूं और मैं अपने तरीके से बिजनेस करने के लिए फ्री हूं। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया एम्प्लॉयर ने, आप कहते हो फंडामेंटल राइट आपको है, आप फ्री हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि इसको इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये कैसा फ्रीडम है? उन्होंने बोला क्या हमने आपको काम करने से रोका है? हमने तो बस आपके ऊपर एक रीजनेबल सा क्या लगाया है, रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि अगर आप काम करवाओगे किसी से तो कम से कम इतने पैसे क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। और उसके जो है वेलफेयर के लिए इतना आपका जो है फंडामेंटल राइट अगर इन्फ्रिंज भी हो रहा है तो ये सही है और इतना हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमारा नहीं है। कौन सा एक्ट? मिनिमम वेजेज एक्ट, क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। कहा क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ? तो आपने जो है वो क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे JIGL में। फिर हमने यहां पे इंप्लॉय का डेफिनेशन देखा था। ऐसे तो इंप्लॉय का मतलब क्या हुआ, जो काम करे वो क्या हुआ, इंप्लॉय, और जो काम दे वो क्या कहलाया, इंप्लॉयर कहलाया। लेकिन इस एक्ट ने कहा कि हम जो है वो तभी इस एक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे जब इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई क्या होगा, इंप्लॉय, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई क्या होगा, इंप्लॉयर होगा। तो यहां पे इन्होंने जो है वो साफ तौर पे कहा कि अगर कोई जो है स्किल्ड, मैनवर, क्लैरिकल किसी भी तरह का काम करता हो लेकिन किस इंप्लॉयमेंट में हो, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, और उसके लिए मिनिमम वेजेस क्या किया गया हो, तय किया गया हो, तो वो जो है वो किसके कैटेगरी में आएगा, इंप्लॉय के कैटेगरी में। भले आप इस जगह काम करवाइए अपने प्लेस पे, या आप उसको कह रहे हैं कि अपने घर से ये काम करके आ जाना, तो भी वो क्या कहलाएगा, इंप्लॉय। काम यहां नहीं कर रहा है, काम लेकर के वो घर गया हुआ है, फिर भी आप उसको जो है वो मिनिमम वेजेस क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि काम यहां करे या कहीं और करे या उससे जुड़े हुए किसी भी जगह पे करे, आप उसको हमेशा किसके दायरे में रखेंगे, इंप्लॉय के, बशर्ते वो जिस चीज में काम कर रहा है वो किस में आता हो, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आता हो। और उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने मिनिमम वेजेस क्या किया हुआ है, तय किया हुआ है। इन्होंने यहां पे बोला कि इसमें गवर्नमेंट भी जो है वो क्या है, शामिल है, और गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी और चीज को इस दायरे में क्या कर सकते हैं, इंप्लॉय के दायरे में रख सकते हैं। लेकिन आर्म फोर्सेस के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी बहुत सारे एक्ट क्या किए हुए हैं, बने हुए। कहा इंप्लॉयर कौन हुआ, कहा इंप्लॉयर जो काम दे, लेकिन किस एरिया में काम दे, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में। अगर मान लीजिए कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में उस काम के लिए मिनिमम वेजेस तय नहीं है तो तब वो एम्प्लॉयर के दायरे में नहीं आए, क्योंकि मिनिमम वेजेस का क्या मतलब है कि अगर हमने मिनिमम वेजेस तय कर दिया तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, मिनिमम वेजेस पे करेगा। आपने मिनिमम वेजेस तय ही नहीं किया है
तो उस केस में इस एक्ट का क्या लेना देना उस एम्प्लॉयर के लिए है। और यहां हमने जो है वो डिटेल में देखा था कि अगर कोई भी बंदा जो है वो आपका काम कर रहा है और अपने घर में ही काम कर रहा है और अपने घर में फैमिली के साथ रह रहा है और उस पर डिपेंडेंट भी है, तो ऐसे केस में यहां पे वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन यहां पे नहीं माना जाएगा। मतलब घर में अगर मम्मा जो है वो काम कर रही है या आप घर का कोई काम कर दे रहे हैं और आप पापा पे डिपेंडेंट है, घर में फैमिली के साथ पापा के साथ रह रहे हैं, आप नहीं कह सकते हैं कि हमें मिनिमम वेजेस क्या करो, पे करो। तो उस केस में मिनिमम वेजेस यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब कौन कौन सा गवर्नमेंट है यहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएंगे। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हमने देखा था कि यहां पे जितने भी तरह की एम्प्लॉयमेंट है उसको दो कैटेगरी में बांटा शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट को, पार्ट 1 और पार्ट 2 में एग्रीकल्चर आते हैं और पार्ट 1 में एग्रीकल्चर के अलावा जितने भी तरह के काम जिसको आपने शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में रखा है वो किस में आते हैं? पार्ट 1 में। आज के डेट में पार्ट 1 जब आया था तो उस समय सिर्फ 12 थे, 12 एम्प्लॉयमेंट थे। आज के डेट में 56 के आसपास इसमें क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। हो सकता है आने वाले समय में और भी एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाए, इसमें ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए। अब यहां पे इन्होंने बोला कि हम जो वर्ड लिखते मिनिमम वेजेज, तो इसमें वेजेज का मतलब क्या है? तो इन्होंने कहा कि इसमें जो भी पैसे आपको बेसिक मिलते हैं यानी जो कैश में मिलता है और साथ में जो आपको हाउस अलाउंसेस के रूप में मिलता है, उन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो एक बेसिक और एक कौन सा अमाउंट? हाउस अलाउंस। यानी अगर हमने जो है वो 8,000 रुपया कैश दिया रामदीन को और कहा कि ये 2,000 रुपया जो दे रहा हूं ये तुम्हारे जो है वो किसके लिए है? हाउस रेंट अलाउंसेस है। तो हम मानेंगे कि उसे कितने पैसे मिले हैं? 10,000 मिले हैं। ये दोनों ऐड होगा। लेकिन अगर हमने उसको जो है हाउस एकोमोडेशन कि ये जो है आप मेरे मकान में रहो, मेरे जो है वो मकान कहिए उनके मकान में, या जो हम फैक्ट्री की तरफ से सबको दे रहे हैं, कंपनी की तरफ से सबको दे रहे हो उसमें रहो, और इसमें भी रहोगे तो किराया जो है वो कितना लगेगा? 2,000। तो ये 2,000 ऐड नहीं कर देंगे उनके मिनिमम वेजेज में। ये नहीं कि उनको कह रहे हैं कि बिजली पानी यहां का ही इस्तेमाल करो और इसका जो बिल आ रहा है वो मान लीजिए कि 500 रुपया, तो ये 500 रुपया जो है वो ऐड नहीं होगा। अगर उनका अपना जो है वो कहीं कोई जो है वो हॉस्पिटल है, किसका? एम्प्लॉयर का, वहां पे अगर रामदीन का इलाज कर दे रहे हैं तो उसमें जो पैसे लग रहे हैं वो इसमें शामिल नहीं होगा। मिनिमम वेजेज में सिर्फ दो चीज होगा, बेसिक और कौन सा? हाउस रेंट अलाउंसेस। और कोई भी अगर उसको कोई फैसिलिटी कपड़े के लिए दे रहे हैं, क्यों कपड़े के लिए दे रहे हैं? क्योंकि जहां वो काम करता है वहां बहुत हीट है तो उसको खास तरह का कोट जैसा पहन के रहना पड़ेगा वरना पूरा शरीर झुलस जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है तो उसको आपने क्या दिए हुए हैं? ये रबर जैसा चीज लगाने के लिए दिया है। कहा कि इन चीजों का कॉस्ट उसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि उसके एम्प्लॉयमेंट के कारण है। आपने उसको यहां से दूसरे ऑफिस में भेजा है, आने जाने का किराया उसे दिया है, तो वो मिनिमम वेजेज का पार्ट नहीं माना जाएगा। मिनिमम वेजेज जब हम तय करेंगे तो इन्होंने साफ कहा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? जो आपका पार्ट 2 में है, पार्ट 2 क्या हुआ? एग्रीकल्चर। तो मिनिमम रेट ऑफ वेजेज वो चाहें तो राज्य के एक हिस्से में क्या करेंगे? तय करेंगे, और एक हिस्से को पूरी तरह से क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। इसका लॉजिक यही दिया गया कि कुछ ऐसे जो है वो राज्य के हिस्से होते हैं, किसी भी स्टेट का ऐसा हिस्सा जहां पे एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। अगर मान लीजिए हम दिल्ली एक राज्य है, यहां पे बताइए कहां पे एग्रीकल्चर कीजिएगा? नीचे उतर करके गार्ड के बगल में जमीन कोड़िएगा, रोड कोड़िएगा, जेसीबी लाइएगा, क्या यहां पे एग्रीकल्चरल लैंड है इस एरिया में? नहीं। लेकिन हो सकता है कि यहां ही थोड़ा अगर हम एनसीआर की तरफ और बढ़ने लगे, हरियाणा की तरफ, बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे, तो शायद वो दिल्ली का भी वो इलाका ऐसा हो सकता है जहां पे अभी भी एग्रीकल्चर का क्या होगा? कोई जगह होगा। तो उस एरिया के लिए तय कर सकते हैं, और बाकी जनकपुरी हो गया, उत्तम नगर हो गया, इन एरियाज को क्या कर सकते हैं? ऑल टुगेदर छोड़ सकते हैं। लेकिन जो चीज किसमें है? पार्ट 1 या पार्ट 2? पार्ट 2 के लिए आप जो है वो चाहें, यानी एग्रीकल्चर के लिए चाहें तो एक पार्ट में तय करें और एक पार्ट को पूरे तरह से स्टेट का क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयमेंट जो है वो किसमें है? पार्ट 1 में है, तो आपको राज्य के हर हिस्से में उसके लिए मिनिमम वेजेस क्या करना पड़ेगा? तय करना पड़ेगा। हां, ये दूसरी बात है कि मान लीजिए हम बात करें यूपी की ही, तो यूपी में हो सकता है कानपुर में जो है
जो बंदा जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता हो मजदूर, उसके लिए कानपुर में हो सकता है 500 रुपए का दिहाड़ी हो, लेकिन हो सकता है लखनऊ में वही 800 रुपया हो, इलाहाबाद में 1000 रुपये हो, लेकिन तय आपको करना ही पड़ेगा। और ये जो हम अलग अलग तय करते हैं उसके पीछे वजह क्या है? हर जगह का लिविंग एक्सपेंस अलग अलग है। कानपुर में हो सकता है मकान सस्ता मिलता हो, सब्जी भाजी सस्ता मिलता हो, क्योंकि वहां पे रूरल एरिया थोड़ा नजदीक में होगा। लेकिन लखनऊ वगैरह बड़ा शहर हो गया, अगर हम बात करें इनके रेस्पेक्ट में, कानपुर के रेस्पेक्ट में, या इलाहाबाद की, तो वहां पे क्या हो सकता है कि वहां पे रेंट महंगा हो, वहां पे चीजें के पहुंचने में ज्यादा पैसे लगते हो। मुंबई में जितने में आप रहेंगे, जरूरी नहीं है दिल्ली में जितने में रहेंगे उतने में भी आप मुंबई में भी रह लेंगे, उतने में भी आप बेंगलोर में भी रह लेंगे। तो इन चीजों को देखते हुए नो पार्ट्स ऑफ ए स्टेट बीइंग ओमिटेड, राज्य के किसी हिस्से को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं हम? अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का मिनिमम वेजेज सेम एम्प्लॉयमेंट में क्या कर सकते हैं? हम रख सकते हैं सेम। इस पे केस लॉ भी मैंने आपको बताया था, सिखाया भी था कैसे करके लिखेंगे। अब यहां इन्होंने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एक और चीज कहा, और कहा कि अगर किसी एम्प्लॉयमेंट में काम करने वालों की संख्या अगर 1000 नहीं है, तो वैसे केस में आप चाहे तो वहां मिनिमम वेजेस तय ना करें, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। लेकिन जिस दिन 1000 लोग हो जाएंगे, वहां पे मिनिमम वेजेस क्या करना पड़ेगा? तय करना पड़ेगा। यहां पे हमने जो है वो देखा था कि मिनिमम वेजेस को अगर हम रिवाइज करेंगे तो कितने दिन पे हमें रिवाइज करना पड़ेगा? कहा हम पहले जितना चाहे कर ले, लेकिन 5 साल में एक बार तो रिवाइज करना है। इसका मतलब ये नहीं, क्या 1 साल में रिवाइज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मिनिमम वेजेस जो आप देंगे टाइम बेसिस पे, पीस बेसिस पे। अब आपको ध्यान रखना है, अगर आपने टाइम बेसिस पे दिया है तो भी उसकी कमाई अगर पीस बेसिस में कम हो रहा है, तो आपको कम से कम कितना देना पड़ेगा? टाइम बेसिस पे देना पड़ेगा। जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, हमने जो है वो टाइम तय किया और कहा कि मिनिमम वेजेस 200 रुपए होंगे पर डे का। क्या तय किया? 200 रुपए पर डे का। दूसरी तरफ आपने पीस रेट पे एक बंदे को हायर किया और उसको बोला कि 20 रुपए देंगे हर एक चेयर बनाने का। फाइन। रामदीन को आपने रखा किस चीज पे? टाइम रेट वेजेज पे। और यहां पे हरिया जो काम कर रहा है वो किस पे? पीस रेट पे। अगर मान लीजिए कि उस दिन हरिया ने 9 चेयर बनाया, तो वैसे केस में उसकी दिहाड़ी कितने की बनी? 20 इंटू 9 कितना हो गया? 180। उस दिन रामदीन को कितना मिलेगा? रामदीन को तो 200, क्योंकि वो किस बेसिस पे है? टाइम रेट वेजेस पे है। लेकिन इसको कितना? 180। तब इन्होंने बोला कि अगर पीस रेट के बेसिस पे जो पैसा मिल रहा है वो टाइम रेट के बेसिस से कम है, तो कम से कम कितने पैसे दो? टाइम रेट वेजेस वाला आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। यानी कम से कम कितने रुपए देने पड़ेंगे? 200 रुपए इनको जो है वो आपको क्या करने पड़ेंगे? देने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि हरिया ने जो है वो कितना कुर्सी बना दिया? 12 चेयर बना दिए। अब कितने पैसे हुए? 240। ऐसे केस में बोला गया कि ये 200 दीजिएगा या 240? 240 देंगे, जो उसके लिए क्या रहेगा? फायदेमंद रहेगा। फिर हमने देखा था कि हम जो मिनिमम वेजेस तय करते हैं, क्या सबके लिए एक ही रहेगा या कुछ कंसर्न रहेगा? बोला गया कि अलग अलग शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग होगा या सारे एम्प्लॉयमेंट के लिए एक जैसा? बोला भाई फॉर डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा? ये डिफरेंट। फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क इन द सेम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल। एक ही एम्प्लॉयमेंट में सेम जो है वो आपका क्या है? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग तरह के किसके लिए? क्लास के लिए। जैसे स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, मैनुअल लेबर, इनके लिए क्या हो सकता है? अलग अलग। देखिए, अगर कोई लेदर वर्क करता है उसके लिए अलग, कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या हो गया? अलग हो गया। लक्कर वाले के लिए अलग हो गया। ये हुआ पहला पॉइंट, जिसको कहते हैं फॉर डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। एक ही शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो है वो एक ही तरह के काम में कोई है। जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट पे ही काम है, तो जो सिर्फ और सिर्फ ईंट वगैरह उठा रहा है, उसका जो मिस्त्री बोलते हैं मैसन, जो ऐसे करके ईंट वगैरह जोड़ रहा है, वो स्किल्ड में हो गया। उसमें भी कुछ होते छड़ बांधने वाले, उसका क्या हो सकता है? और अलग हो सकता है। एडल्ट जो 18 साल या उससे ज्यादा का है। एडोलसेंट जिसकी उम्र 15 साल या उससे ज्यादा तो हो गई लेकिन 18 साल नहीं हुआ है। चाइल्ड का मतलब जो 14 ईयर को टच कर लिया है या ज्यादा हो गया लेकिन 15 साल उसका नहीं हुआ है।
अप्रेंटाइज जो वहां ट्रेनी होंगे, इन सब के लिए अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट लोकेलिटी के लिए अलग अलग हो सकता है, या एक ही रहेगा। हमने बार बार अभी एग्जाम्पल भी दिया, कानपुर में अलग हो सकता है, लखनऊ में अलग हो सकता है, इलाहाबाद में अलग हो सकता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस मे बी फिक्स्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज पीरियड, हर दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से, या कोई और भी टाइम लिया जा सकता है। मतलब एक दिन का मिनिमम इतना रहेगा, एक महीने का मिनिमम इतना रहेगा, या और भी कोई टाइम पीरियड इसमें लिया जा सकता है। मिनिमम रेट ऑफ वेजेज जब हम देते हैं तो कहा कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा एस्पेक्ट है वो क्या देख करके देंगे, लिविंग अलाउंसेस को। लिविंग अलाउंसेस का मतलब कुछ और नहीं है, महंगाई, कि वहां के रहने का खर्चा, अपने आप को वहां मेंटेन करने का खर्चा, उसको देखते हुए मिनिमम वेजेस क्या किया जाता है, तय किया जाता है। और यही वजह है कि सेम काम के लिए, सेम बंदे के लिए बेंगलोर में अलग हो सकता है, मुंबई में अलग हो सकता है, और दिल्ली में अलग हो सकता है। अब गवर्नमेंट के पास चैलेंज आया कि मिनिमम वेजेज हमें तय करना है, तो मिनिमम वेजेज हम कैसे तय करें और किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम मिनिमम वेजेस क्या करें, तय करें। तो चलिए, यहां तक का सफर हमने जो है वो पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। अब हम यहां से आगे बढ़ते, जल्दी बताइए, यहां तक में कोई गिला शिकवा दुख दर्द, बढ़े आगे। चलिए, अब यहां पे हम लोग बात करें कि मिनिमम वेजेज हमें क्या करना है, यानी मिनिमम वेजेज बना हमें तय करना है, असरटेन करना है। का हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका गवर्नमेंट ने बताया, फर्स्ट मेथड को क्या बोला, कमिटी मेथड, और दूसरे का नाम क्या दिया, नोटिफिकेशन मेथड। कहा चाहे आप इन दोनों में से किसी भी मेथड से बनाओ, मिनिमम वेजेज जो है आप जो है वो कैन बी रिवाइज विथ व्हाट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बताता हूं अभी क्या मतलब हुआ। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब हुआ कि जिस चीज को आप पीछे के समय से लागू कर सके, जबकि एक्ट अभी बनाया है। जैसे आप लोगों ने निर्भया वाला जो है वो इश्यू सुना था, उसमें एक 13 साल का भी जो है वो बंदा इन्वॉल्व था, लेकिन उसे सिर्फ 3 साल की सजा मिली, और वो भी 3 साल का सजा नहीं, बाल सुधार गृह में रखा गया था उसे, और बाकियों को मौत की सजा मिली। क्यों मिला? क्योंकि हमारे लॉ में लिखा हुआ था कि अगर किसी की उम्र 18 साल नहीं हुई तो उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 3 साल जो है वो बाल सुधार गृह में रखना है। उससे ज्यादा का पनिशमेंट का ही लॉ में प्रोविजन नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं था उससे ज्यादा पनिशमेंट का। तो क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला सुना रहे थे तो वो भी दुखी थे कि हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मजबूरी है, छोड़ना पड़ेगा। और तब उन्होंने ये चीज कहा था कि लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कुछ ही केसेस में होता है, और क्रिमिनल केसेस में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लगाया जा सकता है। किस मामले में लग सकता है, सिविल में। कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पे आप जब तक अभी कानून बनाइए, आज के बाद अगर होगा तो एप्लीकेबल होगा। तो उस दिन उन्होंने कानून में चेंज किया और कह दिया कि अगर कोई इस तरह का हीनियस क्राइम करेगा तो हम उस समय 18 साल से कम उम्र के बच्चे को भी किस उम्र का मानेंगे, 18 साल का मानेंगे, और उसी अकॉर्डिंग उसे क्या देंगे, उसी अकॉर्डिंग उसे जो है वो सजा देंगे। लेकिन अब उस अकॉर्डिंग सजा उस केस में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आपने जब कानून बनाया और जब ये घटना हुई थी, तो जब ये इंसिडेंट, एक्सीडेंट या बैड इंसिडेंट हुआ था, उस समय ये कानून एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन मिनिमम वेजेज एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। क्या इसका मतलब है, ये सुनिए। अगर मान लीजिए कि कहीं पे रामदीन, रामखिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया काम कर रहा है, और उसे मान लीजिए दिहाड़ी मिल रही है कितने रुपए, 500 रुपए एक दिन का। मंथली करना है तो आप मंथली कर दीजिए, मान लीजिए 10,000। 15 करना है, चलिए आप ही की बात मानते हैं, आप उदार दिल के, हमने 15 कर दिया, लिखना ही तो है, तो 15 कर दिया हमने। अब 15 कर दिया तो उसे हर महीने 15,000 मिलेंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे रिवाइज किया। कैसे तरीका है देखेंगे आगे। रिवाइज करके उन्होंने देखा कि अभी के समय के महंगाई के अकॉर्डिंग उसे कम से कम जो है वो मिलना चाहिए 17,000 रुपए। कितना मिलना चाहिए, 17,000, 17,000 रुपए मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई महंगाई तो अभी से जो है वो 4 महीने पहले ही इतने ज्यादा बढ़ चुकी थी, और आप अभी रिवाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस 4 महीने में तो बहुत बुरे हालात में रामदीन, रामखिलावन, बंसी, बिरजू रहा, क्योंकि उसको आपने कितना दिया, 15 दिया, और 17 से कम में तो गुजारा ही नहीं हो सकता था। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं है,
आज के बाद से रामदीन, रामखिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया जो भी काम करेगा उसको मिलेगा 17,000। लेकिन इस पिछले 4 महीने में जिन्होंने भी इस एम्प्लॉयमेंट में काम किया है उसको जो है हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करते हैं। तो इसका मतलब है कि उनका 4 महीने का हर महीने के कितने रुपए के हिसाब से, 2,000 के हिसाब से, क्योंकि मिलते कितने थे उसको 15,000, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। लेकिन आज नींद खुली है ये, और जब नींद खुली तो देख रही तो 4 महीने से ऐसा चल रहा है, तो बोला कोई बात नहीं है, अब उसको अगले महीने 17,000 भी मिलेगा, और पिछले 4 महीने का जो 8,000 है वो भी उसे क्या कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो क्रिमिनल लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का प्रोविजन नहीं है। कानून आज बनाया, क्राइम पहले हुआ था, तो जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन जितना सजा था उतना ही मिलेगा। ये नहीं है कि क्राइम होने के बाद आपने कह दिया कि इस क्राइम के लिए फांसी की सजा, नहीं। यह आपको कब करना पड़ेगा, ऑफेंस के होने से पहले, क्राइम के होने से पहले। लेकिन मिनिमम वेजेस के केस में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा या नहीं होगा। अब ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपका लागू है। तो हमारे पास कितने मेथड है, 2 मेथड। एक का नाम कमिटी मेथड और एक का नाम क्या है, नोटिफिकेशन। नाम से ही लगता है एक कमिटी मेथड, एक को नोटिफाई कर दिया जाएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं कि कमिटी मेथड क्या है और नोटिफिकेशन मेथड क्या है। कमिटी मेथड में क्या होता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो क्या करते हैं। फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोल रहा हूं तो तकलीफ नहीं ना हो रही है। क्या हुआ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इसी को क्या बोलते हैं हम, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, कहीं कौन हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जितना हो सके वो कमिटी अपॉइंट करती है और सब कमिटी अपॉइंट करती है। और ये जो कमिटी और सब कमिटी बनाते हैं ये बेसिकली जो है वो करते क्या है, ये इनका काम हुआ कि ये नेसेसरी फॉर इंक्वायरीज एंड एडवाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्सेशन और रिवीजन। इंक्वायरी क्या करेंगे, ये कोई यहां पे क्राइम हो गया है जाकर के जो है वो शर्लक होम्स बनेंगे, क्या इंक्वायरी करेंगे। कहा कि कमिटी बनी, ये कमिटी पहले इंक्वायरी करेंगे, कितनी महंगाई, किराया कितना है, किस तरह के दाम में कितने चीज आ रहे हैं, रामदीन जिस तरह के काम को करता है और जिस तरह की जगह पे रह सकता है वहां का कितना जो है वो किराया और खर्चा आता है। ये जब काम करने के लिए आता है तो कितने दूर ट्रेवल करना पड़ता है। इसका मतलब ये एक रामदीन, एक रामखिलावन, एक बंसी बिरजू हरिया को देख करके नहीं है, मास लेवल पे वो क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि महंगाई कैसा है, लोगों का जो है क्या लाइफ स्टाइल मिल रहा है और कितना जो है वो मिलना चाहिए। तो ये पहले वो इंक्वायरी करेंगे। कौन इंक्वायरी करेंगे, कमिटी करेंगे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने क्या बनाया, ढेर सारे कमिटी और क्या बनाए हुए हैं, सब कमिटी। आप कहेंगे सर ढेर सारे क्यों बोल रहे हैं, क्या रैली निकालना है, जुलूस निकालना है, ढेर सारे कमिटी सब कमिटी। मुझे एक बात बताइए, आपको मिनिमम वेजेज अगर तय करना है लखनऊ में तो इंक्वायरी जो है वो कहां कीजिएगा, पाकिस्तान में, लखनऊ में। अगर आपको मिनिमम वेजेस तय करना है कानपुर में तो कहां का सारा कुछ चेक कीजिएगा, क्या चेक करने जा रहे हैं कि वहां हॉस्पिटल कितना है, वहां महंगाई कितना है, रूम रेंट कितना लगता है, किराया कितना लगता है, वहां पे सब्जी भाजी कितना महंगा और कितना क्या होता है, सस्ता मिलता है। वही लौकी, वही आपका जो है वो घिया, तोरी, टिंडा, करेला, परवल, यही देखिएगा दिल्ली के एक एरिया में कुछ और रेट है और दूसरे एरिया में कुछ और रेट है। यमुना पार, लक्ष्मी नगर और इधर जाइए अलग रेट रहेगा, साउथ में चले जाइए तो रेट क्या रहेगा। मुझे क्या बताइए, एक दिल्ली में ही तो आप इतना नाटक देख लेते हैं, तो ये नाटक आपका जो है वो कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से बैंगलोर, बैंगलोर से मुंबई जाएंगे तो अलग होगा या नहीं। तो जहां तय करना है वहां पे इंक्वायरी करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ही कमिटी हर जगह करेगा, तब तो मिनिमम वेजेज आज एक जगह का तय हुआ है, अगला जगह का नंबर कब आएगा नहीं पता, क्योंकि बाकी चीज में हम एक नंबर हो ना हो, आबादी वगैरह में तो हम एक नंबर हैं। चाइना को भी पीछे क्या कर दिया है, छोड़ दिया। खैर अभी तो हमने अच्छे चीज में भी एक नंबर किया है, तो इसीलिए अब हम थोड़े चंद्रयान के केस में साउथ पोल पे पहुंचने वाले पहले कंट्री। कहने का मतलब बस इतना ही है कि इलाका बड़ा है इसीलिए कमिटी क्या चाहिए, ज्यादा। तो कमिटी और सब कमिटी बैठाई और वो सब कमिटी क्या करेगी, कमिटी और सब कमिटी इंक्वायर करेगी और एडवाइस देगी। उन्होंने क्या किया,
एडवाइस दिया, उनके एडवाइस को कंसीडर करते हुए किनको वो एडवाइस देंगे, इंक्वायरी करके रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अपना रिपोर्ट सौंप दिया कि यहां महंगाई ये है, मेरे हिसाब से मिनिमम वेजेज इतना होना चाहिए, कर करके दे दिया। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट फिक्स और रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेज। अच्छा, फिक्स और रिवाइज दोनों वर्ड क्यों बोल रहे हैं? जिस समय पहली बार कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, फिक्स, और पहले से फिक्स है फिर रिवाइज करने के तो भी सेम ही प्रोसेस होगा। फिर से कमिटी बैठी और वो कमिटी क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी, तभी तो पता चलेगा कि पहले अगर 500 देते थे तो अब कितना क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यही तो मतलब हुआ, रिवाइज करते वक्त प्रोसेस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए यहां पे शैल नोटिफाई करेगी, किस गजेट में, ऑफिशियल गजेट में। द वेजेज रेट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा कि फलाने डेट से जो है वो वेजेज क्या रहेगा, इतना रहेगा। कहां दिया हुआ रहेगा ये, नोटिफिकेशन में। लेकिन ये नोटिफिकेशन कब जारी किया गया, जब पहले कमिटी और कौन बनी, सब कमिटी। उस कमिटी सब कमिटी ने क्या किया, इंक्वायरी किया, हालात का जायजा लिया, लिविंग स्टैंडर्ड का जायजा लिया, और सब कुछ करने के बाद अपना रिपोर्ट किसको सौंप दिया, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उनके फाइंडिंग के बेसिस पे तय करती है। लेकिन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज नॉट बाउंडेड बाय द कमिटी, चाहे तो उनकी बात माने चाहे ना माने। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगली बार कमिटी बोलेगा क्यों, पिछले बार भी तो मैंने सुझाव दिया था, मेरा सुझाव नहीं माना, जा अब मैं अपना रिपोर्ट नहीं सबमिट करता। तब ऐसे में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उनको मुक्के मारेगी, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग मुक्के नहीं, यानी कि ऐसा उनके लिए जो है वो रिफ्यूज करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन्होंने जो रेट कहा, उन्होंने जो अमाउंट बोला, जरूरी नहीं कि वो कौन माने, वो जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माने, चाहे तो माने चाहे। उन्होंने बोला 500 रुपया, ये चाहे तो कर सकते हैं 550 रुपए, और ये चाहे तो उसे कर सकते हैं 450 रुपए। लेकिन उनके चीजों को कंसीडर जरूर करेंगे। कंसीडर का मतलब क्या हुआ, पढ़ना, रिपोर्ट को देखना, समझना, और उसके बाद नोटिफाई करेंगे। नोटिफिकेशन में डेट दिया हुआ रहेगा कि ये जो है वो वेजेज इस डेट से एप्लीकेबल होगा। अगर पहले 500 था, अब वो 600 कर रहे हैं, तो 600 रुपए का वेजेज 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगा, पॉसिबल, या 600 रुपए का वेजेज तत्काल प्रभाव से एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, कोई डेट नहीं दिया, तो वैसे केस में मिनिमम वेजेस तो तय हो गया उस एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन ये इफेक्ट में कब आएगा, नोटिफिकेशन के जो है वो कितने महीने के बाद, 3 महीने। अगर हमने जो है वो नोटिफिकेशन 1 सितंबर को दिया तो पूरा सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, यानी कि जो है वो 1 दिसंबर से ये क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन आपने बोला था कि ये जो है वो 15 अक्टूबर से होगा, तो कब से होगा, अगर आपने बोला 15 दिसंबर से होगा तो क्या होगा। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं बोला, कहां पे नोटिफिकेशन जब आप देते हैं तो उसी नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि इतने रुपए का वेजेज होगा और इतने डेट से क्या रहेगा, एप्लीकेबल होगा। अगर दे दिया तो वो डेट, और नहीं दिया तो जिस दिन नोटिफिकेशन दिया वहां से मैक्सिमम कितना, 3 महीने खत्म हुआ, उसके अगले दिन से जो है वो वेजेज 500 से बढ़कर के 600 रुपया हो जाएगा। अब यहां पे ये कह रहे हैं कि कमिटी जो हमारा बन रहा है, ये जो है वो क्या है, देखिए कौन सा बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। एंड द गवर्नमेंट इज व्हाट, नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन। एडवर्ड मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर, इस केस में क्या आया, इस केस में ये फैसला आया था, क्या फैसला आया था कि आप कमिटी हैं, आपने सुझाव दिया, आपका सुझाव एडवाइजरी इन नेचर है, नॉट क्या है, बाइंडिंग नहीं है कि आपने 500 बोला तो हम 500 और 550 बोला तो 550, हम कोई भी अमाउंट उसमें जो है वो दे सकते हैं मिनिमम वेजेज में। लेकिन आपका काम एडवाइजरी है, आप हमेशा क्या करेंगे, बाउंडेड, आप एडवाइस हमें देंगे ही देंगे। जो हमारा कमिटी है और जो सब कमिटी है, अगर यही आपके जो है वो एडवाइस दे रहे हैं यहां पे, तो मुझे एक चीज बताइए, अगर इस कमिटी में कितना मजा आएगा अगर सारे के सारे लोग किसके हैं, एम्प्लॉयर के। क्या तुक रहेगा, एम्प्लॉयर का मतलब आप समझे। अगर मान लीजिए कि काम जो है वो कंस्ट्रक्शन का है, तो यूनिटेक के तरफ से, आम्रपाली बिल्डर, ये सब क्या हो गए, एम्प्लॉयर हो गए। अगर ये लोग होंगे तो मुझे बताइए, कभी भी चाहेंगे कि उसमें ज्यादा हमारा मिनिमम वेजेज रहे, वो तो चाहेंगे जितना कम फिक्स हो क्या है उतना
अच्छा है। तो मुझे बताइए, ये कमिटी का काम सुझाव देना है, तो इस कमिटी को कैसे कंस्टिट्यूट करें? आपको क्या लगता है इसमें किसके किसके लोग रहने चाहिए? किसको किसको रिप्रेजेंट करने वाला? एम्प्लॉय और ये दो तो बिल्कुल पता चल रहा है कि एम्प्लॉय के भी होने चाहिए और किनके होने चाहिए। लेकिन आप जानते हैं जब तक तीसरा बंदा नहीं होगा मीडिएट करने के लिए, तब तक ये दोनों लड़ जाएंगे, क्योंकि एक सिर्फ अपने बारे में बोलेगा, दूसरा क्या करेगा? वहीं पे अगर कोई एक तीसरा पर्सन होगा, ना जो उसकी तरफ से ना जो इसकी तरफ से, तो नहीं कहते रेफरी की तरह, अगर जो बिना रेफरी के मैच खेलने छोड़ दिया जाए ना, तो पता चला असली कुश्ती हो जाए। कुश्ती जो लड़ रहे होते देखते हो बीच में क्या करते हैं, सीटी बजाते हैं, रुको तो ये करो, अब मारो, अब रुको। बॉक्सिंग में भी ऐसे ही, जब ऐसे पकड़ लेते धप 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 दे रहे हैं, तो क्या किया जाता है? इसका मतलब किसी भी चीज को चलाने के लिए दोनों पक्ष के लोग तो चाहिए, लेकिन साथ ही क्या होने के लिए चाहिए? उसको रेगुलेट करने के लिए भी। क्रिकेट मैच हो रहा होता है, हमारा आपका क्रिकेट मैच होता था, तभी तो हर दिन विकेट टूटते थे और हर दिन आधा मैच के बाद भागता था। जिसका बैट है वो बैट लेके भागा, विकेट वाला उखाड़ के भागा। क्यों भागा? तो भाई जो आउट हो गया तो उसके बाद खेल ही खत्म। तो क्यों? क्योंकि वहां पे कौन नहीं होते थे? आज तक कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ था कि रन आउट का सही फैसला हुआ हो। जो दबंग है वो कभी रन आउट नहीं होगा। और जिसका बैट बॉल नहीं है, जो सिर्फ खेलने आया है, कम वक्त सिर्फ क्या होता था, वो नॉन स्टैकर एंड पे जो है वो पूरा जो है वो खुट्टा गाड़ के बैठ गया है, तो भी वो माना जाता था कि क्रीज के भीतर नहीं है, जबकि वो क्रीज के उल्टे डायरेक्शन में बाउंड्री लाइन से बाहर चला गया है। और जिसका बैट है वो अगर आधा क्रीज पे भी है तो क्या है? नहीं। बोला जाता था उधर वाला थोड़ा आगे बढ़ गया तो इधर वाला पीछे बढ़ गया, तो इसीलिए ये आउट माना नहीं जाएगा। वो मैच तो छोड़िए, ये जो इंडिया पाकिस्तान और बाकी के मैच होते हैं, देखते हैं ये भिड़ जाते हैं, मतलब इनके बीच में भी भिड़ंत हो जाता है। तो वहां पे चाहिए या नहीं चाहिए कोई रेफरी? ठीक वैसे ही यहां पे भी कहा गया कि एम्प्लॉयर के तरफ से भी लोग होंगे और किनके तरफ से? एम्प्लॉय के तरफ से भी लोग होंगे, और साथ में कुछ जो है वो इसमें कौन होंगे? इंडिपेंडेंट पर्सन। तो देखिए कहा कि जो हमारा कंपोजिशन होगा किसका? कमिटी का। और याद रखिएगा ये कंपोजिशन हम लोग एडवाइजरी बोर्ड में भी रखेंगे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में भी रखेंगे, सब में यही रहेगा। तो किनके किनके तरफ से हैं? एम्प्लॉयर्स। और किनको? एम्प्लॉय। और कौन हो गए? इंडिपेंडेंट पर्सन। कह रहे हैं इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर कमिटी में 9 लोग हैं तो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट पर्सन कितने हो सकते हैं? और जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर हैं इनकी संख्या जो है वो क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। और जो चेयरपर्सन होंगे इस कमिटी का वो कौन होगा? इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट में से चेयरपर्सन किसको बनाएंगे? ना एम्प्लॉयर में से, ना किस में से? एम्प्लॉय, बल्कि किस में से ले लेंगे? इंडिपेंडेंट। अब यहां पे आपको इंडिपेंडेंट, और यहां पे जो मैंने एक एस्पेक्ट लिखा है, जो लिखा हुआ है 1/3, नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, इसको ध्यान से आपको जो है वो देखना है और आपको बताना है कि इसका मतलब इंप्लॉय के कितने लोग हो सकते हैं और इंप्लॉयर के कितना। तो इंप्लॉय और इंप्लॉयर का इक्वल नंबर होगा, ये तो तय है। लेकिन यहां जो नीचे दिया हुआ है 1/3 को लेकर के, तो क्या इसका मतलब 1/3 इंप्लॉय के, 1/3 इंप्लॉयर के और 1/3 इंडिपेंडेंट पर्सन के हुए, ये कहना चाह रहा है? या इस लाइन का जो है वो कुछ और भी मतलब है? क्योंकि इसके बाद में इस पे केस लॉ बताऊंगा, तो आप इसको जरा ध्यान से देखिए और आप अपने किडनी का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए और तब मुझे बताइए कि यहां क्या कहना चाह रहा है कि 1/3 इंप्लॉय का, 1/3 इंप्लॉयर का और 1/3 इंडिपेंडेंट, या कुछ और है? लॉ आपको सीखना है, मैं CS बना हुआ हूं, तो जरा देखिए ये क्या कह रहा है लैंग्वेज, बाकी उसके बाद मैं बताता हूं। और सोचिए मैक्सिमम 3 मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? यानी 3-3-3। सोच लीजिए, क्योंकि कुछ बात है तभी मैं ऐसे बैठा और आपको सोचने के लिए दिया, वरना इतना तो मुझे पता है 1/3 आप निकाल लेंगे। 1/3 का मतलब है 3 है तो 1-1 होगा, लेकिन कुछ बात है यहां, और जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वहां पे ही सारा मामला है।
किसके बारे में? तो कीजिए इसको कोरिलेट बाकी के संख्या से। सही आप कह रहे हैं, थोड़ा इसको कोरिलेट कीजिए, तब बताइए कुछ एग्जांपल कि क्या कहना हुआ मिनिमम और मैक्सिमम। यहां क्या सेंस में आप कह रहे हैं कि ये मिनिमम है मैक्सिमम नहीं, क्या सेंस है? ठीक है, आई एग्री, लेकिन उससे पहले वाले को अब जरा इसके साथ जो है कोरिलेट कीजिए, क्या लिखा हुआ है वहां, किनके बारे में? इंप्लॉय और इंप्लॉयर के बारे में क्या लिखा हुआ है? एंड इंप्लॉय स्टूडेंट हु शैल व्हाट, कौन इक्वल होगा? यानी कि अगर मैं बोलूं कि 9 लोग हैं टोटल, तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट पर्सन मैक्सिमम कितने होंगे? 3। तो अगर ये 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, पॉसिबल। ये हो गए कौन? चलिए, इंडिपेंडेंट पर्सन, यहां पे इंप्लॉय हो गया और यहां इंप्लॉयर कर दिया, जानबूझकर कैसे किया, कर दिया। अगर मान लीजिए कि यहां इंडिपेंडेंट 3 है, टोटल कितने लोग हैं? अगर यहां 3 है तो ये दोनों भी क्या क्या होंगे? 3। अगर ये यहां 2 हैं तो पॉसिबल नहीं है। यही सब चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है केस लॉ में हम ये चीज ना दे करके आपको कोई केस दे दें, क्योंकि ये 2 हैं तो इसका मतलब इंप्लॉय और इंप्लॉयर के मिलाकर के कितने लोग? जोर से बोलिए जल्दी। 7। किसको काटिएगा? किधर से काटिएगा? बीच में से चीड़िएगा, पैर काट दीजिएगा, क्या कीजिएगा? क्योंकि मैंने तो 3.5 आदमी नहीं देखा है, आपने देखा है? देखा है ग्रीन आपने? नहीं। चाहे कितने भी दुबले पतले क्यों ना हो, हम आधे में काउंट नहीं करेंगे। जब भी करेंगे कितने में करेंगे? पूरे में काउंट करेंगे। चाहे आप 0 फिगर में रहे या माइनस फिगर में रहे, वो एक ही माना जाएगा। इंसान आधा तो नहीं होगा। अब इसका मतलब है कि इस केस में केस लॉ में आपको दे सकता है कि इफ देयर आर 9 पर्सन इन द कमिटी, इज इट पॉसिबल दैट इंडिपेंडेंट पर्सन शैल बी 2 इन नंबर? 9 है तो मैं इतना ही पूछ रहा हूं, क्या यह पॉसिबल है कि इंडिपेंडेंट पर्सन 2 होंगे? नॉट पॉसिबल। क्यों? हमने कॉन्ट्रावेंशन किया। कहां किया? 3 तो बोला था हो सकते हैं, हमने तो 2 ही रखा है। कोई कॉन्ट्रावेंशन है? कह रहे कि ऐसे नहीं है, लेकिन इसके कारण बाकी कॉन्ट्रावेंशन हुआ जो कि लॉजिकल नहीं है, काटना पॉसिबल नहीं है। और लॉ कहता है कि दे शुड बी इक्वल इन, तो अगर इक्वल काटना पॉसिबल नहीं है और इक्वल करेंगे नहीं तो कॉन्ट्रावेंशन होगा या नहीं? तो यहां पे इस केस में ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब बताइए, अगर ये 1 है तो कितने इंप्लॉय कितने इंप्लॉयर? 4-4। ये वैलिड कॉम्बिनेशन है या नहीं? सोचिए। मुझे क्वेश्चन देना रहे तो मैं ये नहीं दूंगा कि राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ कमिटी। ऐसा ही मस्त सा एक केस सिचुएशन बना देंगे कि आपके कमिटी ऑफ जो है वो कमिटी में जो है वो देयर आर 9 मेंबर्स। इज इट पॉसिबल दैट देयर शैल बी 2 इंडिपेंडेंट पर्सन? अब इसको कैसे आंसर कीजिएगा? क्या सिखाया था? जब भी ऐसा सिचुएशन बेस्ड रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, उस केस में जो है वो सबसे पहले क्या लिखना है? रेलिवेंट प्रोविजन। कुछ नहीं, सीधे चिपका दीजिए रेलिवेंट प्रोविजन में। एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट इन कमिटी देयर शैल बी इक्वल नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एंड द इंडिपेंडेंट पर्सन शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ टोटल नंबर। जरूरी नहीं है मैं ऐसे, देखिए अब इससे थोड़ा लैंग्वेज से अलग हो गया या नहीं, लेकिन बात वही कन्वे हुआ या कुछ और अभी आप समझ रहे हैं? तो वैसे ही आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और तब यहां पे लिखिए कि सिंस देयर आर 2 पर्सन, कहां पे है? एज इंडिपेंडेंट, सिंस देयर आर टोटल 9 नंबर, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन कुड बी 3. It could be 1, 2 or 3. But if there are 2 independent person in the committee, then
it is not possible to put equal number of person from employee or employer because the remaining number is 7. तब ऐसे करके हम ये लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं. क्लियर है? एक होगा तो हो सकता है. चलिए अब यहां पे देखिए 2 केस मैंने आपके सामने रखा है, जरा पढ़ के देखिए दोनों केस क्या कहता है. देखिए तो आप खुद समझ रहे हैं, कुछ मुझे समझा पा रहे हैं क्या कह रहा है. और ये बेस्ड है किस चीज पे? बस अभी अभी जो मैंने आपको कॉम्पोजिशन ऑफ क्या बताया है, कमिटी, उसी पे ये डिसाइडेड केस लॉ है. तो देखिए जरा ये क्या कह रहा है. पढ़ लीजिए एक बार फिर से. गवर्नमेंट में जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं बता सकता, या उसको हम इंडिपेंडेंट पर्सन मान सकते हैं? पढ़िए बॉस, ढंग से लॉ को पढ़ना होगा. बहुत छोटा सा मैंने लॉ का जो है वो लैंग्वेज दिया है. नॉट के बाद क्या है वो भी जो है वो सेंस को बतलाता है. 2 बार नेगेटिव चीज लगते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं. नहीं होगा? होएगा या नहीं होएगा? हाँ, 2 बार क्या लगा हुआ है? नॉट. देखिए ना, इट वॉज हेल्ड दैट. मेयर का मतलब होता है ओनली. मेयर फैक्ट दैट, सिर्फ इस बात के लिए कि ए पर्सन हैपेंस टू बी व्हाट, कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है. देखिए, विल नॉट डाइवर्ट हिम, वंचित रखना या उस चीज को बदल देना. विल नॉट डाइवर्ट हिम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन. इंडिपेंडेंट पर्सन के कैरेक्टर से उसे हटाया नहीं जा सकता है. मतलब उसे हम इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे. यानी कि सिर्फ आप गवर्नमेंट जॉब में है, इस बात के लिए आप इंडिपेंडेंट पर्सन का स्टेटस नहीं खो देंगे. अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा केस लॉ, और उसमें कहा गया कि अगर आप ना इंप्लॉय के तरफ से हैं ना किसके तरफ से हैं, तो इसका मतलब आप क्या हो गए? इंडिपेंडेंट पर्सन. मुझे एक ही बताइए, मिनिमम वेजेज एक्ट क्या गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है? बिल्कुल एप्लीकेबल है. तो ऐसे केस में इंप्लॉय के तरफ से आप नहीं होने चाहिए, और किसके तरफ से नहीं होने चाहिए? गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप हैं तो आप इंप्लॉयर के तरफ से हुए या नहीं हुए? हाँ या ना? अरे भाई, गवर्नमेंट जो जॉब दे रहा है वो इंप्लॉयर होगा या नहीं? और वो भी जॉब जो दे रहा है वो किस इंप्लॉयमेंट में आ रहा है, और उसके लिए मिनिमम वेजेज फिक्स है. तो ऐसे केस में आप तो हो गए इंप्लॉयर के तरफ से. तो एक केस लॉ में डिसाइड किया ये और दूसरे में किया ये. तो ऐसे नाटक नौटंकी तो हमारे देश में बहुत पहले से हो रहा है. नहीं हो रहा है कि इस मामले में ये, फिर मामले में चेंज किया गया बदलते समय के साथ. कहा गया कि उस समय ये कहा गया कि गवर्नमेंट के अलावा अगर और आप कहीं पे इंप्लॉयड हैं तो आप जो है वो इंडिपेंडेंट पर्सन के कैपेसिटी में कमिटी में नहीं आ सकते. मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये ऐसा कहते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं वो तो दूध के धुले हुए होते हैं. उनमें तो बेईमानी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है. वो तो मोह माया के बंधन से बहुत दूर उठे हुए हैं, और वो जो है बिल्कुल अनबाइस्ड होकर के सोचेंगे. फिर मैं कह दूं, मैं तुच्छ प्राणी, मैंने कोई एक्ट नहीं बनाया है, मैं बस एक्ट को आसान शब्दों में बता रहा हूं. ये इन महान आत्माओं का कहना है कि गवर्नमेंट जॉब में जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो बाइस्ड नहीं होंगे. जबकि आपको क्या लगता है? सत्य वचन. लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा. मैं तो जाऊंगा ही, आप लोग में से जो 18+ होंगे वो भी साथ में, उनके ऊपर भी जो है वो लगेगा केस. तो यहां इन्होंने बोला कि चूंकि ऊपर इन्होंने बोल दिया ना इंप्लॉय और इंप्लॉयर नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब में भी है तब भी तो आप इंप्लॉयर हो गए. वहां काम कर रहे हैं तो क्या हो गए? इंप्लॉय. और अगर आप काम दे रहे हैं तो क्या हो गए? इंप्लॉयर. तो इन्होंने बोला कि नहीं, आप अगर गवर्नमेंट जॉब में है ना तो आप इंडिपेंडेंट पर्सन क्या हो सकते हैं. अगर यही हम कोई प्राइवेट जॉब में है तो हम इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं, हम इंप्लॉयर के तरफ से हो सकते हैं. या किसके तरफ से हो सकते हैं? इंप्लॉय के तरफ से हो सकते हैं. क्लियर है? अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपसे जो है वो ये पूछ दे कि इन कमिटी a person, can a person who is government employee
बी become a part of committee as per minimum wages act? कमेंट अगर ऐसा दे दे तो सबसे पहले क्या करना होगा, प्रोविजन, और उसके बाद अगर केस लॉ याद रहा तो ठीक है, नहीं तो क्या सिखाया था, इन अ डिसाइडेड केस इट वाज, एकदम यही चीज, झूठा केस का नाम नहीं लिख देना है, इन अ डिसाइडेड केस इट वाज हेल्ड दैट, ये अप्रोच रहेगा। क्लियर है ये चीज? हमने कमिटी देख लिया, कमिटी क्या करती है, क्यों कमिटी पढ़ रहे थे, एवी मूड किया इसीलिए या कुछ सेंस था कमिटी पढ़ने का? कमिटी बेसिकली एडवाइस देती है किसको, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। और किस मेथड में कमिटी का जिक्र होगा, जब हम कमिटी मेथड से क्या तय करने गए हैं, क्या फिक्स करने गए हैं, हमें मिनिमम वेजेज फिक्स करना था। हमारे पास दो रास्ते, एक है कमिटी मेथड और एक है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन अभी नहीं है पता, क्यों बर्डन डालेंगे, आएगा तो वो भी पढ़ लेंगे। पहला मेथड पढ़ना शुरू किया हमने, कौन सा मेथड, कमिटी मेथड। और कमिटी मेथड क्या कहता है, कमिटी मेथड कहता है कि आप जो है वो कमिटी और सब कमिटी बनाएंगे, और आप कौन है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। आपने बना दिया कमिटी और सब कमिटी, आपने बना ली, हाँ जी बना ली, कमिटी और सब कमिटी हमने बना ली। उनको बोला गया इंक्वायरी कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और पूरे तरह से जो है आप एनालाइज कीजिए कि क्या होना चाहिए हालात के अकॉर्डिंग वेजेज। कर लिया, कर करके अपना रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। इन्होंने जो रिपोर्ट दिया है वो एडवाइजरी है या बाइंडिंग है गवर्नमेंट के ऊपर, एडवाइजरी है, चाहे तो उसको माने चाहे, और उसके बेसिस पे वो क्या करेंगे, इसको नोटिफिकेशन देंगे ऑफिशियल गजेट में और तय करेंगे। अगर उस पे डेट दे दिया है तो किस दिन से ये वेजेज एप्लीकेबल होगा, जिस दिन से डेट दिया है, और अगर कोई डेट नहीं दिया है तो कब से रहेगा एप्लीकेबल। क्लियर है ये चीज? और जो कमिटी बनेगी, इस कमिटी के कॉम्पोजिशन को लेकर के जो है वो कहा गया कि इसमें इक्वल पार्टिसिपेट एम्प्लॉय के तरफ से और इक्वल जिसको रोजगार चाहिए और जो दे रहा है, यही दो तो मेन पर्सन हो गए, और एक बीच में कौन रह जाएंगे, और तब तय होगा कि यहां कितना जो है वो क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन अगर जो है वो कोई भी बंदा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के तरफ से नहीं है तो वो क्या कहलाएगा हमारा। लेकिन अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब में है तो भी वो बन सकता है क्या, इंडिपेंडेंट पर्सन। लेकिन अगर कोई और जॉब में है तो क्या वो इंडिपेंडेंट पर्सन बनेगा। पूरा क्लियर है 100%? चलिए अब आइए हम लोग आते हैं किस मेथड पे। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा कहीं अंतर है। उसमें हमने क्या किया, पहले कमिटी बनाई, कमिटी ने सारा कुछ क्या किया, पता लगाया, और उसके बेसिस पे तब नोटिफाई हुआ। इसमें कहते हैं सेल बाय नोटिफिकेशन। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेंगे, नोटिफाई कर देंगे किस चीज को, मिनिमम वेजेस एक्ट को। कह रहे प्रपोजल ऑफ इन ऑफिशियल गजेट पब्लिश इट्स प्रपोजल। प्रपोजल क्या कर दिया कि हम 500 से 600 रुपए या 600 रुपए क्या करने जा रहे हैं, मिनिमम वेजेस करने के लिए जा रहे हैं। लाइकली टू बी इफेक्टेड देयर बाय एंड स्पेसिफाई, जो डेट होगा नॉट लेस देन कितना, 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑन विच द प्रपोजल विल बी टेकन इनटू। आपने बता दिया कि हम दिहाड़ी मजदूरी जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट में जो है वो कितना देने जा रहे हैं, 500 रुपया। उसको क्या कर दिया आपने, नोटिफाई कर दिया। लेकिन नोटिफाई करने के बाद कम से कम 2 महीने का आपके पास जो है वो 2 महीने कम से कम देंगे। लोग क्या करेंगे, इस पे अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, इस पे अपना क्या देंगे, ओपिनियन देंगे, इस पे अपना जो है वो व्यू देंगे। द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड, रिप्रेजेंटेशन का मतलब है अगर आपको कुछ कहना है इस बारे में तो जो भी आप लिख करके देंगे या स्वयं साक्षात प्रकट होकर के कहेंगे, दिस ऑल थिंग्स नोन एज व्हाट, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो आपने क्या दिया, रिप्रेजेंटेशन। अगर कुछ भी, कितना समय दिया गवर्नमेंट ने, 2 महीने हैं या कम से कम, कम से कम 2 महीने का क्या करेंगे वो टाइम देंगे। ये नहीं कि आज नोटिफाई किया कल से एप्लीकेबल हो गया, नोटिफाई किया तो कम से कम कितना समय, मिनिमम 2 महीने का। द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड विल बी कंसिडर्ड बाय व्हाट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको कंसीडर करेगी। इट विल ऑल्सो कंसल्ट, अब किससे कंसल्ट कर रहे हैं, एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्ट कर रहे हैं, कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन दिस एंड देयर आफ्टर फिक्स और रिवाइज मिनिमम रेट ऑफ वेजेस बाय नोटिफिकेशन इन।
यानी कि पहले नोटिफाई, फिर लोगों का रिप्रेजेंटेशन, फिर एडवाइजरी बोर्ड का सलाह, और तब जाकर के दोबारा से उसको क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे। द न्यू वेज रेट कम इनटू फोर्स, जिस दिन आपने क्या किया था, नोटिफिकेशन में जो डेट दिया था, और अगर कोई डेट नहीं दिया तो कितना, कहां से, मेरे बर्थडे से या आपके बर्थडे से, जब से नोटिफिकेशन क्या किया था, कौन सा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन तो शुरू में ही कर दिया था आपने, कौन सा, सेकेंड, जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन के बाद वाला। तो अब मुझे इस प्रोसेस में बताइए, पहले आपने कमिटी बनाई या पहले आपने नोटिफिकेशन दिया, और उसमें कितना समय दिया, 2 महीने समय दिया या मिनिमम 2 महीने समय दिया, इन दोनों में अंतर होता है। 2 महीने का मतलब 2 महीने ही होता है, और मिनिमम 2 महीने का मतलब होता है कि 3 महीने दे सकते हैं, 2 महीने दे सकते हैं, 4 महीने भी दे सकते हैं। लोग क्या करेंगे, अपना रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैंने बताया कुछ नहीं, अपने बातों को आप रखना चाहते, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिप्रेजेंटेशन। ये रिटन फॉर्म में हो सकता है, और ये रिप्रेजेंटेशन आप साक्षात जाकर के भी दे सकते हैं। आपने जो है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या किया, रिक्वेस्ट, आपने रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है वो बेसिकली रिक्वेस्ट किया। अगर आपने रिक्वेस्ट किया तो आप लोगों के रिप्रेजेंटेशन को सुना जाएगा, और साथ ही साथ जो है वो क्या किया जाएगा, एडवाइजरी बोर्ड जो है से कंसल्ट करेंगे कि बताइए क्या किया जाए, और कितना जो है वो हम वेजेज क्या करें, तय करें। जब आपका रिप्रेजेंटेशन भी आ गया, और क्या आ गया, एडवाइजरी बोर्ड का सलाह भी आ गया, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, मिनिमम वेजेस तय करेंगे। अगर डेट डाल दिया तो जिस दिन नोटिफिकेशन दिया उससे फर्क नहीं पड़ता है, नोटिफिकेशन में जो डेट दिया हुआ है वहां से क्या होगा, उसका एप्लीकेबिलिटी होगा। लेकिन अगर कोई डेट नहीं दिया तो, क्लियर है। अब इसमें एक वर्ड कौन सा नया आया है, क्योंकि वहां पे हमने कमिटी तो देख लिया था। अब देखिए एडवाइजरी बोर्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं, आप जरा पढ़ के देखिए और बताइए क्या कह रहा है, क्योंकि इसके बाद एक और वर्ड यूज करूंगा मैं, और वो होगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, और आपको इन तीनों के बीच में उसके बाद अंतर बताने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, अब आप इन तीनों को देख लिए। अब इन तीनों में एक कॉमन चीज बता दीजिए, कमिटी, कमिटी एंड सब कमिटी एक हो गया, एक हो गया एडवाइजरी बोर्ड, और एक क्या हुआ, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। 3 चीज हुआ। इन तीनों में एकदम जो एक चीज सब में कॉमन है वो क्या है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। इनका कॉम्पोजिशन का तरीका तीनों में क्या है, सेम है, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के तरफ से इक्वल, और इंडिपेंडेंट पर्सन ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 1/3 हो सकते हैं। अब उसके बाद चलते हैं कि तब ये जब तीनों में तरीका एक ही है, तो ये तीनों एक साथ क्या हवन करेंगे, या तीनों के काम में कुछ अंतर भी है। तो कमिटी और सब कमिटी जो काम करती है वो क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहते हैं, उनके कहने पे इंक्वायर करेगी, सारी चीजों को एनालाइज करेगी। लेकिन जो एडवाइजरी बोर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करेगी। वाई देयर इज नीड ऑफ एनी पर्सन टू कोऑर्डिनेट विथ कमिटी एंड सब कमिटी, संख्या, नंबर। मैंने क्या बोला था आपको कि क्यों हमने बोला नंबर ऑफ कमिटी एंड सब कमिटी, भैया यहां का भी वेजेस तय करना है, मुंबई में भी कहीं करना है, आपका जो बैंगलोर में करना है, नोएडा में करना है, गुड़गांव में करना है, तो बहुत सारे कमिटी सब कमिटी होंगे या नहीं। इन्हीं को कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन होते हैं, एडवाइजरी बोर्ड या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। अच्छा, तो ये तो पता चल गया। और ये चौधरी जी क्या करते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ये क्या करेंगे, फिर भी क्यों बोल रहे हैं, भी मत बोलिए, ये किस काम के लिए हैं, हाँ, ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और किसको, उनको डायरेक्टली एडवाइज करेंगे कि अब रिवाइज करो, इन चीजों को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में डालो, इसे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट से निकालो, पार्ट 1 में इसकी स्थिति खराब है, पार्ट 2 यहां क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हो, इस तरह का क्या करेंगे,
एडवाइस देंगे। किनको? मिनिमम वेजेज में जो है वो इस अकॉर्डिंग पेमेंट किया जा रहा है, पेमेंट जो है वो मंथली करवा, मतलब जितनी भी तरह की बात होगी। और पेमेंट में लोग जो है वो काइंड में ज्यादा चीज देने लगे हैं, काइंड वाला पोर्शन कम कराओ और किसमें दिलवाओ, उनको कैश में दिलवाओ। उसके बदले में जो लोग, ये अलाउ है, आगे बताऊंगा भी। ऐसे एडवाइस कौन देंगे? तो देखिए, इसका तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इज ऑन टॉप मोस्ट अमंग दीज थ्री, इसीलिए ये डायरेक्टली गवर्नमेंट से बात विचार कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई बात करनी रहे सर से, तो आप जो है वो बात करेंगे या मैं करूंगा? मैं किया, लेकिन आपका काम भी हुआ कि आप जब बात करेंगे कोई और तरह का तो मुझे बताएंगे। तो ऐसे ही कर करके क्या किया हुआ है, अलग अलग लोगों को रखा गया है। फिर रिवाइज करते, कमिटी सब कमिटी इंक्वायर करेगी, फाइंडिंग किसको बताती है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। और बहुत सारे कमिटी और सब कमिटी है, तो इसलिए इसको जो है वो कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन रखा गया? एडवाइजरी बोर्ड। और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड डायरेक्टली किसको जो है वो एडवाइस करती है, किस तरह के मुद्दे पे, कि इसको शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में रखना चाहिए या इनके केस में रिवीजन करने की इमीडिएट जरूरी है और यहां पे रिवीजन की जरूरत, और रिवाइज में इनका ज्यादा बढ़ना चाहिए। ये जब एडवाइस, सलाह किसको देंगे? ये सलाह इन्होंने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दे दिया। जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये सलाह देंगे तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलेंगे इसका मतलब तो रिवाइज कराना पड़ेगा। तो रिवाइज कराने के लिए फिर इनके पास दो मेथड, एक कौन सा? अब इनके पास एक मेथड जो है वो कमिटी मेथड, तुरंत अपने जवान को लगाएंगे। किनको? कमिटी और सब कमिटी को, और बोलेंगे कि पता करो और खबर दो। खबर दिया कि इसमें इतना तक होना चाहिए, फिर वो अपना आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? नहीं, किसी से कोई, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी से बॉन्ड नहीं, कोर्ट ने बॉन्ड करने की कोशिश की तो लॉ बदल दिया। देखा ना भी मामला दिल्ली वाला, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बहुत सारे पावर दिल्ली गवर्नमेंट को दे दिए थे। केजरीवाल वाला जो भी मुद्दा था, ये सब न्यूज सुनते हैं। और वो वाला आदि पुरुष वगैरह वाला तो सुनते होंगे, बेशरम रंग वाला तो सुनते होंगे, भगवा रंग पे, गाने पे। तो थोड़ा इस तरह का न्यूज भी सुन लिया कीजिए कि ये भी जो जरूरी है। अभी आपका जो है वो लेजिस्लेचर में जो बिल पास हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग पहले दिल्ली गवर्नमेंट को, केजरीवाल जी को जो पावर थे और भी क्या कर लिए गए हैं, कम। विवाद चला था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले को जो है वो बदल दिया था और बोला था कि नहीं, ये अधिकार किनके पास? दिल्ली गवर्नमेंट के पास। इन्होंने बोला अब तू देख, और लॉ बनाने का राइट तो लेजिस्लेचर को है, कानून ही बना दिया। और कोर्ट क्या करती है? बनाए गए कानून के बेसिस पे चलती है। कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। कानून मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, 3 मेजर हमारे पिलर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, लेजिस्लेचर, फिर आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो कोर्ट का काम, जो लॉ बनाया है किसने? लेजिस्लेचर ने। लोकसभा, राज्यसभा में जो क्या बना है, लॉ बना है, उस लॉ के बेसिस पे फैसला सुनाना किसका काम है? जुडिशरी का। जुडिशरी कानून बना करके, अगर वो करना रहता तो मैंने नहीं बताया निर्भया इशू में, फिर उसके बाद बनाया किसने कानून? फिर लेजिस्लेचर ने अमेंडमेंट किया। और एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करती है? उसको इंपोज करती है। जैसे सरकार, लॉ एंड ऑर्डर, कहां 144 धारा लगेगा और कब जो है वो कहां कर्फ्यू लगेगा। ये तीनों हमारा क्लियर है। चलिए, मिनिमम वेजेज को कैसे पे करे, कैश में या काइंड में? बड़ा सिंपल सा चीज है। इन्होंने इस चीज के बारे में कहा कि जो फायदेमंद रहेगा उसमें उन्होंने अलाउ किया। कहा कि इन जनरल किस में जाएगा? कैश। और कैश का मतलब ये नहीं गिन गिन करके पैसे देंगे, बोलेंगे जा रख ले। कैश का मतलब अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया तो क्या कहलाया? कैश ही कहलाया। तो यहां पे कैश एंड काइंड के बीच में थोड़ा सा इशू है। कहा गया कि इन जनरल किस में? कैश। लेकिन इन्होंने अलाउ किया कि अगर कहीं पे क्या है, कस्टम है, टू पे वेजेज पार्टली इन काइंड, पूरा नहीं, पार्टली। क्या कि अगर आप पार्टली चाहे तो किसमें पे कर सकते हैं? काइंड में कर सकते हैं। तो बोला कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जो आप पे करेंगे, जो काइंड में देंगे, वो काइंड में जो चीज देंगे वो क्या होगा? बोला गया कि वो एसेंशियल गुड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसेंशियल गुड्स होना चाहिए, और वो कंसेशनल रेट पे मिलना चाहिए। एंड दैट शुड बी यूजफुल फॉर रामदीन या फॉर दैट एम्प्लॉय। उस एम्प्लॉय के लिए क्या होना चाहिए?
या तो आप डायरेक्टली अगर आपको पे करना है, आपको 12,000 है, 12,000 रुपीज दीजिए, नक्की कीजिए, काम खत्म। कैश का मतलब यही हुआ, अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए या कैश दे दीजिए। अगर आप चाहें तो यहां पे 10,000 या मान लीजिए 11,000 और 1,000 का जो है आप कोई सामान दे सकते हैं। लेकिन यही जो सामान देने लगेंगे, इसको लेकर के बड़े सारे इफ बट हैं। कहा गया कि ये हमेशा जो है वो एसेंशियल कमोडिटी होना चाहिए। कौन सा कमोडिटी? एसेंशियल। मैं आपको पढ़ाऊंगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी, लेकिन मॉड्यूल 2 में वो आएगा जब हम इकोनॉमिक लॉ पढ़ेंगे। तो एसेंशियल कमोडिटी का मतलब है कि वैसा कमोडिटी जो हमारे लाइफ के लिए, जो जैसे दवाइयां, चावल, दाल, ये सब किस में आते हैं? पिज्जा बर्गर नहीं आता है। तो कहा कि अगर हम जो है वो रामदीन को जो है वो क्या कर रहे हैं, या मजदूरों को, अपने इंप्लॉय को काइंड में दे रहे हैं, तो सबसे पहला चीज एसेंशियल कमोडिटी। तो कहा एसेंशियल कमोडिटी दे दिए तो कौन सा बड़ा बात किया, 1,000 रुपए दे देते तो खुद से नहीं ले लेता एसेंशियल कमोडिटी। तो कहा गया कि अगर कभी भी काइंड में दे रहे हैं तो पहला कंडीशन वो क्या होना चाहिए, और प्लस वो आप जो दे रहे हैं वो किस पे देंगे? कंसेशनल रेट पे देंगे। और अगर कंसेशनल रेट पे नहीं देंगे तो रामदीन को दुकान नहीं देखा हुआ है। आप उसे पैसे दीजिए, जिस दिन जरूरत होगा उस दिन क्या करेगा? खरीद लेगा। अभी से ही लेकर के क्यों रखेगा? क्योंकि अभी पैसे बैंक में रहेंगे तो कम से कम इंटरेस्ट तो मिलेगा। जिस दिन जरूरत होगा उस दिन जाकर के क्या करेगा? खरीद लेगा। लेकिन आप अगर वो दे रहे हैं तो किस में दे रहे हैं? कंसेशन में। लेकिन याद रखिए एसेंशियल कमोडिटी का मतलब ये नहीं कि उसके यूज का ना हो। जैसे अगर मान लीजिए कि रामदीन को 11,000 रुपए दे रहे हैं और 1,000 के बदले में क्या कर रहे हैं वो देखिए। इसे उन्होंने 2 केजी जो है वो राइस दे दिया। राइस तो एसेंशियल कमोडिटी है, लेकिन ये जो 2 केजी राइस दिया, ये 2 केजी राइस जो है वो 600 रुपीज पर केजी है। पॉसिबल? मुझे बताइए आप इनको कितने का सामान दे रहे हैं? 2 केजी दे रहे हैं, इसका मतलब 1,200 दे रहे हैं। यही तो हुआ, नहीं हो गया? और यहां पे कितना दे रहे हैं? 11,000। तो ओवरऑल इसको आपने 200 रुपए ज्यादा दिए ना। लेकिन मुझे बताइए रामदीन 600 रुपए केजी का चावल खाएगा, जिसको 12,000 रुपए मिलेंगे वो 600 रुपए केजी का चावल। क्या 600 रुपए केजी चावल नहीं मिलते हैं क्या? खूब मिलते हैं भाई, बहुत महंगे मिलते हैं। रामदीन ये खाता ही नहीं है। अच्छा, एसेंशियल कमोडिटी है या नहीं है? कंसेशनल रेट पे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? सब कुछ है, बट इट इज नॉट रियली यूजफुल फॉर होम? रामदीन। लेकिन अगर यहीं पे हम क्या करें इसे, अगर हम यहां पे इसे जो है वो 11,000 रुपए दे रहे हैं और अब हम इसे जो है वो 6 केजी राइस दे रहे हैं, और 6 केजी वो राइस दे रहे हैं जिसकी कीमत 30 रुपीज जो है वो पर केजी है। और ये रामदीन यही राइस खाता है, 30 रुपए पर केजी वाला। तो मुझे बताइए 6 केजी का मतलब कितने रुपए का आपने चीज दिया? तो कितना किया थी? 6 नहीं, थोड़ा बढ़ाना होगा तब ना पूरा होगा। 60 केजी कर दिया। कितना कर दिया? 60 केजी कर दिया। अगर ऐसा किया तो उसको कितने रुपए का चावल दिया? 1800 का। अब मुझे बताइए आपने उसको कितने पैसे दिए? एक तरह से आपने उसको 800 रुपए ज्यादा दिए, हाँ या ना? अब फिर जरा यहां सोचिए, पूरे महीने में वो 60 केजी चावल खाएगा या कुछ और भी खाएगा, या चावल खा के खाएगा या उस बोरे से ही दब के मर जाएगा? अब मुझे बताइए इस बार भी आपने सस्ता दिया या नहीं दिया? एसेंशियल कमोडिटी दिया या नहीं दिया? और साथ ही साथ इस बार वो वाला राइस दिया जो रियली किसको चाहिए? जो रियली रामदीन को चाहिए। लेकिन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे जितना आपने दिया उतना उसके लिए यूजफुल। आप कहिएगा कोई बात नहीं सर, इस महीने ना सही तो 5 महीने में खत्म करेगा। मुझे एक चीज बताइए, जिस आदमी को हर महीने इतने थोड़े थोड़े पैसे मिलते, उसी में उसे सब कुछ करना है ना। उसी महीने चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चुन्नू मुन्नू बीमार भी होगा, बबलू का तैयारी भी कर रहे हैं। तो ऐसे सारे चीजों के लिए उनको हर महीने पैसे की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? तो बताइए क्या ये चीज एप्लीकेबल हुआ? चलिए एक और सिचुएशन लेते हैं। इस बार आपने इनको जो है वो 11,800 रुपए दिए। कितने? किसमें?
कैश में। और ये जो 30 रुपए पर केजी वाला जो चावल था, ये चावल इनको जो है वो आपने 10 केजी दिया। कितना दिया? 10 केजी। तो मुझे बताइए कितने रुपए का चावल दिया? तो आपने इनको 1200 दिया या 12,000 दिया या उससे ज्यादा रुपया दिया? और ये वही चावल है जो रामदीन खाता है, ये एसेंशियल कमोडिटी भी हो गया। और हर महीने में जो उसके घर में जो है वो 10-12 केजी क्या चाहिए उसे। अब मुझे बताइए ये बेनिफिशियल हुआ या नहीं? अगर आप ऐसा पे देंगे तो हो सकता है, और अदरवाइज गवर्नमेंट क्या बोलेगी, सिर्फ किस में दीजिए? कैश में। तो कैश के अलावा अगर काइंड दे रहे हैं तो इट शुड बी ओनली एंड ओनली व्हाट? एसेंशियल कमोडिटी। और फिर एसेंशियल कमोडिटी के बाद और भी चीज क्या देखना है कि उतने ही अमाउंट में होने चाहिए, रेट वैसा ही होना चाहिए जो किसके लिए रियली सुटेबल रहे, रामदीन के लिए क्या रहे, सुटेबल रहे। नहीं तो सबसे अच्छा रामदीन जो है वो किंगफिशर में काम करता है, और उसको जो है वो जाते समय पूरे महीने के तनख्वाह में मस्त एक बॉटल दे दिया। और आजकल तो सुनते एक एक बॉटल जो है वो 15,000 20-20 हजार रुपए का आता है वाइन। मुझे नहीं पता, मैंने आज तक पिया नहीं, मैं तो चाय कॉफी भी नहीं पीता, क्लास 3 के बाद वो भी नहीं पिया है। तो अगर मान लीजिए, लेकिन जानता हूं क्योंकि ऑडिट करने तो एक से एक वाइन कंपनी में भी गया हूं, ड्राई जिन से लेकर के वोडका तो टोटका तो क्या क्या रहता है, पता नहीं उसका नाम ड्राई जिन क्यों बोलते हैं, शायद जिन उसको पी करके ड्राई हो गया था या क्या हो गया था। तो जो भी चीज रहे, अगर एक बाटली दे दिया रामदीन तो खुश। क्योंकि पहले तो जो है राम दुलारी से झगड़ा होता था कि क्यों पी के आते हो, अब वो बोलेगा मुझे तनख्वाह में ही क्या मिलता है, और बोलेगा राम दुलारी तू भी बैठ। और इधर से जो है वो चुन्नू मुन्नू को भी ठेपी में डाल डाल के दे रहे, ले बेटा पी ले, टुल हो जा, कफ सिरफ। तो मुझे बताइए क्या ये सुटेबल हुआ? नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी वर्ड भी लिखा और बोला इट शुड बी सुटेबल फॉर होम। और सुटेबिलिटी को लेकर के कौन सा 2 चीज बताया? 600 रुपए केजी वाला राइस नहीं हो सकता, और सस्ता राइस भी जो है वो 60 केजी नहीं हो सकता। क्लियर है? फिक्सिंग आवर फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे। आप मिनिमम वेजेस तो तय कर देंगे, लेकिन मुझे बताइए मिनिमम वेजेस जब तय करेंगे तो उसके हिसाब से बताएंगे ना कि इतने ही देर का काम होगा, या बोलेंगे कि मिनिमम वेजेस तो आपने क्या कर दिया, तय कर दिया, लेकिन बंदा काम किए जा रहा है 10-10 घंटे 12-12 घंटे दिन में काम किए जा रहा है, कहा गया नहीं। आप क्या इसमें तय करेंगे कि इतने रुपए के बेसिस पे फिक्स द नंबर ऑफ वर्क विच शैल कंस्टिट्यूट अ नॉर्मल वर्किंग डे। एक सप्ताह में एक छुट्टी होनी ही चाहिए, 7 दिन काम आप नहीं कराएंगे। आपने मंथली सैलरी अगर बोला 12,000, एकदम ध्यान से सुनिएगा चीजों को, वरना रिवीजन आपको ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर ढंग से सुन लेंगे तो रिवीजन में कम एफर्ट लगेगा। और याद रखिएगा अभी आप शुरुआत में पढ़ रहे हैं, नए नए जो है वो आपके जो है वो एक्ट आ रहे हैं, जैसे जैसे अगला चैप्टर आने लगेगा वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि चीज एक दूसरे में मिलना शुरू होगा। अभी तो वेजेज का मतलब सिर्फ यही ना बताया कि जो बेसिक्स और एचआरए मिल रहा है, देखिएगा किसी और एक्ट में जब जाएंगे तो वेजेज को कुछ और डिफाइन किया गया है, और ऐसे होते होते वेजेज को ही 5 एक्ट में ऐसे डिफाइन किया है कि कम वक्त इस एक्ट के अकॉर्डिंग वेजेज पूछ रहा है या उस एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यही अगर आप ध्यान से सुने रहेंगे तो थोड़ी आपको मदद मिलेगी। बताऊंगा उसका भी तरीका, उसमें एक चार्ट हम लोग बनाएंगे इंप्लॉय का, इंप्लॉयर का, क्योंकि हर एक्ट में इंप्लॉय और इंप्लॉयर का जिक्र है, और जो जो कॉमन रहेंगे वो ऊपर में लिखेंगे, ताकि अगर कभी गलती से भूल भी गए और किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग इंप्लॉय या इंप्लॉयर पूछ दिया तो पहले कौन सा वाला पॉइंट लिख देंगे जो कॉमन है, और बाद में उस एक्ट का जितना अनकॉमन वाला याद रहा तो अच्छी बात है, वरना इज्जत तो किसी तरह हम बचा लेंगे। और ये उन क्वेश्चंस के लिए जो चीज रिपीट होता है, यानी कि जो बहुत सारे एक्ट में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। हम कह रहे हैं मिनिमम वेजेस तय करना है। कहा कि मिनिमम वेजेस क्या बिना ये बताए हुए कि कितने देर काम करेगा, छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या ये जो है वो आपका जस्टिफाइड होगा? कहा नहीं, इनकम्प्लीट सा चीज होगा। तो आप क्या करेंगे? फिक्स द नंबर ऑफ वर्क शैल कंस्टिट्यूट अ नॉर्मल वर्किंग डे। कितने देर जो है वो आप काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे,
सप्ताह में कितने दिन काम करेंगे और उसके बदले में कम से कम इतना मिलेगा। और अगर आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जो है वो ओवर टाइम कराया गया, रेस्ट के दिन काम कराया गया, तो उसको हम किस रेट से चार्ज करेंगे? ओवर टाइम। सप्ताह में एक छुट्टी आपको मिलेगी ही मिलेगी। फैक्ट्रीज एक्ट में और भी बहुत सारा चीज आप पढ़ेंगे। तो एक सप्ताह में एक छुट्टी क्या होगी? आपको मिलना ही मिलना रहेगा। और अगर उस दिन छुट्टी नहीं मिला, आपको क्यों नहीं मिला? बहुत सारा असाइनमेंट आया हुआ था, बहुत सारा कंसाइनमेंट आया हुआ था, रोड पे सामान रखे हुए। अगर ऐसे चले गए तो दिक्कत होगा। आपने बोला काम करो, कहा बिल्कुल कर देंगे। उस दिन अगर वो काम किया तो उसको उस रेट से वेजेज नहीं देंगे, बल्कि किस रेट से देंगे? ओवर टाइम। तो मिनिमम वेजेज में सिर्फ आप नॉर्मल वेजेज ही नहीं, बल्कि किसका रेट तय करेंगे? ओवर टाइम का भी रेट तय करेंगे। और ओवर टाइम का मतलब क्या हुआ? आप अपने टाइम से जब ज्यादा करेंगे तो क्या कहलाया? फैक्ट्रीज एक्ट ने बोला एक दिन में मैक्सिमम कितने आवर? 9 आवर। और एक वीक में 48। तो अगर 9 घंटे से ज्यादा एक दिन में, और एक सप्ताह में कितने से ज्यादा? 48 आवर से ज्यादा आपने काम किया है, तो उस काम को ओवर टाइम माना जाएगा। और उस पर नॉर्मल वाले रेट नहीं, कौन से वाले रेट लगेंगे? ओवर टाइम वाले जो है वो रेट लगेंगे। लेकिन ओवर टाइम को लेकर के भी जो है वो एक मसला आया, और वो मसला अभी आगे देखते हैं। यहां पे देखिए एक केस है। देखिए तो ये केस क्या कह रहा है कि नॉर्मल इसमें जो है वो वर्किंग आवर क्या रहेगा? कहा कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन मिनिमम वेजेस, मिनिमम रेट ऑफ वेजेज एंड व्हाट? आवर ऑफ वर्क। क्या सोच करके आप मिनिमम वेजेस तय कर रहे हैं? बिना आवर बताए क्या मिनिमम वेजेस तय होगा? आपने कहा ठीक है, इस एम्प्लॉयमेंट में मिनिमम वेजेज जो है वो मंथली जो है वो 12,000 है। 12,000 मंथली बोला ना आपने? ये बोला कि हर दिन कितने देर का काम होगा, सप्ताह में छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कहा गया कि काइंडली जब भी मिनिमम वेजेज आप बताएं तो मिनिमम वेजेज के लिए क्या बताएं? आवर बताएं, कि कितने आवर सप्ताह में, कितने छुट्टी सप्ताह में, एक दिन में कितना काम। और यह भी बताएं कि अगर हमसे उससे ज्यादा काम लिया गया तो उसे किस में रखा जाएगा? ओवर टाइम में। और ओवर टाइम का भी आप क्या बताओ हमें? रेट तय करो। जब आपने मिनिमम वेजेस का तय किया तो आपको किसका तय करना पड़ेगा? ओवर टाइम का भी करना पड़ेगा। यही इस केस में कहा गया। अब यहां पे जो एक चीज है, देखिए तो जरा ये क्या कह रहा है, तब मैं इस पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताएंगे क्या लिखा हुआ, जरा पढ़ के देखिए। और जो लोग फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ चुके हैं उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको दोनों एक्ट को कोरिलेट करना है। नहीं बच्चे, बात तो सिर्फ ये ओवर टाइम की कर रहा है यहां पे। तो ये विपुल क्या कह रहा है ये? हाँ, ये कौन बोलेगा? विच एवर इज। अब इन्होंने क्या बोला कि रामदीन ने तय समय से ज्यादा काम किया। तय समय से ज्यादा काम करना क्या कहलाता है? ओवर टाइम। अगर वो ओवर टाइम करेगा तो उसे नॉर्मल वेजेस दीजिएगा या ओवर टाइम वेजेज? मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग भी ओवर टाइम तय है, और किसी और एक्ट के अकॉर्डिंग भी ओवर टाइम तय है। पॉसिबल? तो अब कहा गया कि दोनों से कैलकुलेट करो, और जिससे क्या निकल के आए वो पे करो। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट आपका कहता है कि ओवर टाइम शैल नॉट बी लेस देन डबल द वेजेज। फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको नॉर्मल आवर में काम करने के, मान लीजिए 1 घंटे के मिलते हैं 200 रुपए, तो अगर आपने ओवर टाइम किया है 1 घंटे तो 200 रुपए नहीं, कितने मिलेंगे? 400 रुपए। अब मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए। रामदीन काम कर रहा है, मिनिमम वेजेज एक्ट ने जो है वो तय किया है, और इसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेज जो है वो कह रहा है कि 15 रुपए है पर आवर का। पर आवर कितना मिलेगा? 15 रुपए। और ओवर टाइम का रेट इन्होंने क्या रखा है? 20 रुपए पर आवर। ठीक है। अब आपका फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो क्या कहता है? फैक्ट्रीज एक्ट कहता है ओवर टाइम वेजेज जो होता है वो कितना होता है? 2 इंटू नॉर्मल वेजेज। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो मिनिमम वेजेज इसका 15 है, तो ओवर टाइम वेजेज कितना हो जाएगा? 30 रुपए। लेकिन ओवर टाइम ने कितना बोला हुआ है?
सॉरी, मिनिमम वेजेज ने कितना बोला हुआ है? 20 रुपए पर आवर। अब देखिए रामदीन आपका जो है इन वन डे कितना काम किया? नॉर्मल वर्किंग आवर कितना है? कितना एक्स्ट्रा काम किया है? तो नॉर्मल में जो मिलेगा उसको छोड़ देते हैं। रामदीन का ओवरटाइम जो है वो कितने देर का है? पक्का है? ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बार बार बोला है, मेरे जैसे या मैंने क्वेश्चन रखा तो मैं प्रोविजन ऐसे करके नहीं देता राइट शॉर्ट नोट्स। मैं हर जगह पे क्या बनाऊंगा? केस लॉ बन जाता है, बड़ा आसान होता है सिचुएशन बेस्ड बना देना। प्रोविजन भी चेक हो जाते हैं बच्चे का, और माइंड का एप्लीकेशन भी चेक हो जाता है कि प्रोविजन को अप्लाई करना आता है या नहीं आता है। तो अब देखिए 2 घंटे का ओवर टाइम किया, एज पर लॉ क्या बोला गया कि कैलकुलेट कर लो ओवर टाइम का वेजेज। किस एक्ट से? कहा जितने भी दुनिया में एक्ट हैं, हमारे लॉ ऑफ लैंड में जितने भी एक्ट हैं, जिसने किसके बारे में बोला है, और वो ओवर टाइम के बारे में जो जो बोलता है उन सब से ओवर टाइम जो है वो निकाल लो, और जो पैसा क्या आए, जिसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आए वो चुनो, क्योंकि इससे किसका भला होगा? इंप्लॉय का क्या होगा? भला होगा। इंप्लॉय कम इंप्लॉयर का मत सोचिए, किसके तरफ से सोचिए? इंप्लॉय। तो देखिए अगर हम चलते हैं फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है डबल ऑफ द वेजेज इज ओवर टाइम वेजेज। तो इनका वेजेज कितना है? 15। 2 घंटे काम किया एक्स्ट्रा तो कितना मिलना चाहिए? 60 रुपए। और अगर हम मिनिमम वेजेज के अकॉर्डिंग चले तो मिनिमम वेजेज ने बोला है कि ओवर टाइम वेजेज कितना रहेगा? 20 रुपया। तो उस अकॉर्डिंग कितना होगा? तो बताइए रामदीन को इस केस में कितना रुपया मिलेगा? वो 2 घंटे एक्स्ट्रा जो किया, 40 या 60? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर केस लॉ में घुमा करके पूछेगा तो आंसर कर देंगे। उसके लिए सबसे पहले प्रोविजन याद रखिएगा। क्या रखिएगा? प्रोविजन। और बड़ा सिंपल सा चीज ये देखिए, यही प्रोविजन आपके सामने है। अब अगर ये वाला लैंग्वेज कोई भी लगे, देखिए ना मेरे सामने ये है, मैं इसे देख के ना पढ़ूं तो मैं भी अलग पढ़ूंगा, लेकिन बात सेम ही निकलेगा। When there is any overtime made by any employee, then as per minimum wages act, the wages for the overtime shall be made in accordance with minimum wages act or any other act made as per any other act made in India, whichever is higher। बस ये हो गया क्या? उसका हो गया आपका जो प्रोविजन। और उसके बाद अगर यही क्वेश्चन लिख करके दिया रहे तो बना दीजिए कि एज सिंस 2 आवर इज द ओवर टाइम मेड बाय रामदीन, तो एज पर फैक्ट्रीज एक्ट वेजेज फॉर ओवर टाइम इज 2 इंटू, अब ब्रैकेट दीजिए ओवर टाइम वेजेज, और फिर ओवर टाइम वेजेज में लिख दीजिए 2 इंटू नॉर्मल वेजेज, तो 60 रुपए। और वैसे ही किसके अकॉर्डिंग दिखला दीजिए? मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग। मिनिमम वेजेस ने कितना बोला? फिक्स है, कितने रुपए? 20 रुपए। और यहां पे मिलेंगे 20 गुने 2 यानी 40। सो 60 इज हायर, सो ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव हाउ मच अमाउंट एज ओवर टाइम वेजेज? 60 रुपीज। क्लियर है? किस पे? सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन अच्छा, लेकिन अगर एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आपके ऊपर जो जो एक्ट क्या रहेगा? एप्लीकेबल रहेगा। आपके बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, तो ओवर टाइम के लिए जितने भी एक्ट बने हुए हैं उन एक्ट का मतलब यही हुआ कि आप जिस जिस एक्ट में क्या करते हैं? फॉल करते हैं। अगर कोई जगह फैक्ट्री ही नहीं है तो उस पर फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन थोड़ा ना लगेंगे। तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे, तो उस केस में एप्लीकेबल। तभी तो हमने क्या बोला, जो जो उसके ऊपर क्या रहे? एप्लीकेबल। जितने भी एक्ट बने हैं, लेकिन कौन से एक्ट? एप्लीकेबल एक्ट। उनसे कैलकुलेशन कीजिए और उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए। हाँ, और अगर मान लीजिए लिख ही देगा कि रामदीन इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, तो चेक कीजिएगा कि एप्लीकेबल है या नहीं। कह ही रहा है कि रामदीन कहां काम कर रहा है? फैक्ट्री में काम कर रहा है, वेयर मिनिमम रेट ऑफ वेजेज इज 20 एंड नॉर्मल वेजेज इज 15। अब हो गया ना क्वेश्चन? हाँ, सीधा सीधा करा देगा तो फिर सीएस क्यों बनाएगा? तब तो रिक्शा वाला भी सीएस नहीं बनेगा। नहीं, और मान लीजिए कि यहां पे ओवर टाइम वेजेज 40 होता तो पॉसिबल?
मिनिमम वेजेज एक्ट कहीं ओवर टाइम के लिए 40 रुपीज पर आवर होता तो तब तो उसे 80 मिलता ना, और ऐसे तो उसे जो है वो कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो 60 मिल रहा है। तो अंतर नहीं हो गया दोनों में। तो इसीलिए आपको चेक करके तो आंसर करना है। वेजेज ऑफ वर्कर हु वर्क लेस देन नॉर्मल वर्किंग डेज। रामदीन काम करने के लिए आया, दो बातें, काम करने के लिए आया और उसे फोन आया राम दुलारी का, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, घूमने चलोगे जी, जो भी हो। अब रामदीन जो है वो काम छोड़ा और कहां जा रहा है, घूमने, जहां जाए, लाल किला जाए, इंडिया गेट जाए, जहां भी जाए। तो रामदीन जो है वो काम छोड़ करके चला गया। उसका वर्किंग आवर 8 घंटे का, 4 घंटे काम किया और क्या हो गया, चला गया। ठीक। दूसरा सिचुएशन, रामदीन काम करने के लिए आया, वो काम करने के लिए तैयार है, काम कर रहा है। 4 घंटे बाद एम्प्लॉयर कहता है कि मेरे पास आज काम नहीं है, तो आज के काम यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। इन दोनों सिचुएशन में उसने काम जो किया वो कितने देर किया, 4 घंटे ही किए। यहां पे देखिए नॉर्मल वर्किंग आवर जो है वो इसका है 9 घंटे, कितना, 9 आवर, और इसका वेजेज जो है वो पर आवर का कितना है, 20। हम एज्यूम करते हैं कि उसने 5 घंटे का काम कर लिया, और 5 घंटे के काम करने के बाद केस 1, ही वॉज विलफुली वर्कड ओनली फॉर दैट पीरियड। कितने पीरियड के लिए, 5 आवर्स के लिए, एंड डज नॉट वांट टू वर्क मोर। क्यों, रामदीन का संदेशा आया, रामदुलारी को रामदुलारी का क्या आया, संदेशा आया, और वो 5 घंटे के बाद जो है वो खुद कह रहा है कि मैं जा रहा हूं। किसी ने काम देने से मना नहीं किया, बल्कि वो खुद क्या कह रहा है। दूसरा, ही वॉन्ट टू वर्क फॉर ऑल द डे, वो पूरे दिन क्या करना चाहता है, ताकि उसके पूरी दिहाड़ी मिले। बट एम्प्लॉयर इज नॉट प्रोवाइडिंग वर्क। एम्प्लॉयर कितने देर का काम दिया, 5 घंटे का। अब मुझे बताइए इस केस में रामदीन को कितना मिलेगा और इस केस में कितना मिलेगा। केस 1 में कितना, मुक्का मारूंगा कैलकुलेट करके, अमाउंट बताना पड़ेगा, कितना, पक्का है, चलिए 100। और यहां पे 180, फिर मत कहिएगा जितने देर काम किया, कितने रुपए, हाँ 180, यही ना आपके अकॉर्डिंग है। और यही जो है बेसिकली जो है वो क्या है, प्रोविजन भी है। प्रोविजन यही कहता है कि अगर वो जो है वो काम करने को क्या है, राजी है, और काम कौन नहीं दे पा रहा है, तो इस केस में उसके पैसे जो है वो डिडक्ट नहीं होंगे। लेकिन रामदीन खुद काम नहीं करना चाह रहा है, बल्कि रामदीन क्या चाह रहा है कि 5 घंटे बाद जाना चाह रहा है। अगर वो 5 घंटे बाद जाना चाह रहा है तो ऐसे केस में उसे कितने देर का हम पैसा देंगे, जितने देर उसने काम किया, सिर्फ कितने का, 5 घंटे का उसको जो है हम पैसा देंगे। क्लियर है। लेकिन वो काम करना चाहता और एम्प्लॉयर काम नहीं दे रहा है, तो उसे पूरे दिन की दिहाड़ी क्या करनी पड़ेगी। मुझे बताइए लॉजिकल है या नहीं। या आप कहिएगा सर जाने दो ना, रामदीन के साथ ही तो गया है, कौन सा बिजली के साथ गया है, मतलब अपने ही वाइफ के साथ गया ना। कहा कि नहीं, चाहे बिजली के साथ जाए, चाहे वो जो है वो अंधेरे के साथ जाए, कहीं भी जाए, अगर वो वर्किंग आवर को छोड़ करके जा रहा है, और वो भी किसके लिए, अपने मर्जी से जा रहा है, तो सिर्फ उतने ही देर के पैसे के लिए वो एंटाइटल है जितने देर क्या किया है, काम किया है। लेकिन अगर वो काम करना चाहता है और एम्प्लॉयर नहीं दे पा रहा है, तो उसको पूरे पैसे कितने दिन के मिलेंगे, वो पूरे दिन का उसे मिलेगा। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, लॉ बनाया गया। अगर लॉ में यह प्रोविजन ना रखा जाए कि हर एम्प्लॉयर को डायरी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, किस चीज का, अपने दिन भर के काम धंधे का, क्रियाकलाप का, दुख भरी कहानी का नहीं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके यहां किसने कितने देर काम किया, क्यों, क्योंकि ओवर टाइम का अलग रेट होता है और नॉर्मल का अलग होता है। क्या किसी ने रेस्ट आवर में भी, रेस्ट डे में भी काम किया है, जैसे भी आप देखिए 2 दिन छुट्टी। अगर इस 2 दिन में जो है वो, अगर रामदीन कहीं काम करेगा
तो कहा गया कि उसे जो सैलरी मिलेगी वो नॉर्मल का मिलेगा या ओवर टाइम का मिलेगा। ये सब कैलकुलेशन कब होगा? जब आप उसका क्या रखेंगे? रिकॉर्ड। और अगर आप रिकॉर्ड पहले से मेंटेन नहीं करेंगे तब तो बाद में तो खुद आप मैनिपुलेट करके बना देंगे। हमने जो ये एक्ट बनाया, जो कानून ने ये एक्ट बनाया, क्या उसका पर्पस नहीं डिफीट हो गया? तो उन्होंने बोला कि रजिस्टर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, और इसके लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर कभी भी रेड मार देते हैं। रेड का मतलब समझे? आपके बिना मर्जी के भी उस जगह आकर के क्या करेंगे? चेक करेंगे और बोलेंगे दिखाओ रजिस्टर। अगर आपका रजिस्टर मेंटेन नहीं है तो भी फाइन पेनल्टी लगेगा, और बनाया ही नहीं है तो भी फाइन पेनल्टी, और भी चीज करेंगे क्योंकि वो तो हो गया कि कॉन्ट्रावेंशन। तो पहले बोला आप मेंटेन कीजिए। क्या मेंटेन कीजिए? आप रजिस्टर एंड रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, जिसमें नाम, उनको क्या वेजेस दे रहे हैं, किस रेट से वेजेस दे रहे हैं, कितने देर काम करवा रहे हैं, उनका जो है वो वर्किंग आवर कितना है, ओवर टाइम कितना हो रहा है, ये सारा चीज क्या होना चाहिए उसमें। और प्लस जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट कीजिए और उनके सिग्नेचर लीजिए। वो सारा का सारा चीज आप क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। अगर एम्प्लॉय को नहीं मिला, पॉसिबल, क्या नहीं मिला? वेजेस तो मिला, लेकिन किसके अकॉर्डिंग नहीं मिला? मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग नहीं मिला, पॉसिबल। उस जगह पे काम करने वाले हर बंदे को 12,000 मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, तो इसका मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन हुआ या नहीं हुआ? कह रहे हैं कि टू बी फाइल्ड बिफोर द ऑथोरिटी विद इन हाउ मेनी डेज। रामदीन को भी बोला गया कि देख भाई, अगर तुझे वेजेज जो है वो उस अकॉर्डिंग नहीं मिला, किस अकॉर्डिंग? मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या नहीं मिला? अगर वेजेज नहीं मिला तो इनको क्या कहा गया कि आप क्या करें? आप अगले जन्म का इंतजार ना करें कि आएंगे मेरे करण अर्जुन, आएंगे बदला लेंगे, चौधरी को मारेंगे। कहा गया ऐसे नहीं, आप कितने दिन के भीतर आइए। लेकिन क्यों ये टाइम रखा गया? और टाइम रखा जाना चाहिए था। जरा सोचिए तो, यहां लगाइए अपना किडनी और बताइए। ये 6 महीने, जबकि हमारे यहां 3-3 साल का लिमिटेशन एक्ट वगैरह में टाइम दिया गया है। बताऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको लिमिटेशन एक्ट। कहा गया 6 महीने में आप आकर के कंप्लेन फाइल कर दीजिए। क्यों? सोचिए सोचिए और बताइए। नहीं बच्चा, ये नहीं। और सोचिए और सोचिए। अब सोचते सोचते डीप थिंकिंग नहीं, सर ने मौका दिया तो सोचते सोचते। हम लोग ना छोटे में, मुझे बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता था, वो तो मुक्का लगता था इसलिए मैं पढ़ता था। तो पापा बोलते थे कि बेटा सिर्फ पढ़ो नहीं, उसको थिंक करो, सोचो। जैसे मैं आप लोग बोलते एनालाइज कीजिए। मजेदार बात, एनालाइज करना है, और ठंड के समय में एनालाइज कर रहे हैं। रजाई के भीतर हाथ में जो है वो बुक और कॉपी है, और ऐसे करके रखे हैं। मम्मा पूछ रही कि देखो फिर आएंगे पापा, फिर बजाएंगे, इससे अच्छा पढ़ लो। पापा नहीं बोला है, थिंकिंग के लिए। मम्मा भी खुश कि बेटा लायक बन गया, पापा के कहने पे जो है वो थिंकिंग करने लगा। बस थिंकिंग चल रहा था। थोड़ी देर के बाद कब डीप थिंकिंग हो गया वो पता नहीं चला। तो मैंने जो है वो थिंकिंग बोला है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं, कि एक तरह से ब्रेक मिला। सोचिए 6 मंथ्स, वाई? अभी तुरंत जो बताया था उससे कुछ लेना देना है? इससे पहले क्या बताया है? हाँ, रजिस्टर फाइल, तो उससे क्या रिलेशन है? इस वो 3 साल में, वो आगे के एक्ट में पढ़ाऊंगा कि कितने साल रखने हैं। लेकिन ये अगर आप बोलें कि अगर कोई चीज ज्यादा दिन बीत जाता है तो मुझे बताइए उस चीज में रिट्रीवल मुश्किल है या नहीं? अगर जितने ज्यादा दिन होंगे उतना हमारे पास सारा रजिस्टर भी तो होना चाहिए। जो आपने कहा कि रजिस्टर 1 साल, 1 साल नहीं, थोड़ा ज्यादा दिन उसके लिए समय दिया हुआ, लेकिन ठीक है, समय ही कह रहे हैं ना रजिस्टर को लेकर के। तो रजिस्टर और रिकॉर्ड अगर हमारे पास होगा ही नहीं तो हम किस बेसिस पे उसको क्या कराएंगे?
उसका कैलकुलेशन करेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि ज्यादा से ज्यादा कितना समय लीजिए, 6 महीने, जबकि रजिस्टर मेंटेन वगैरह करने हैं 3-3 साल तक करने पड़ते हैं। आएगा अगला एक्ट जब आएगा तो वहां पे दिखलाऊंगा आपको। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि कितने दिन के भीतर, 6 मंथ्स के भीतर आप क्या कर लीजिए, क्लेम कर लीजिए, ताकि हम आपको क्या दिला सकें, अगर आपको गलत पैसा मिला तो हम उसको इंक्वायरी कर सके और दिला सके। कंपनसेशन अप टू कितना, क्या किस केस में, अंडर और अंडर पेमेंट का मतलब कम देना, नॉन पेमेंट का मतलब देना ही नहीं। तो ये जो है वो 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स फाइन है या कंपनसेशन? फाइन हमेशा ऑथोरिटी को दिया जाता है, रेगुलेटरी बॉडी को, और कंपनसेशन उसको दिया जाता है जो आपके उस एक्ट से जिसको नुकसान हुआ है उसको क्या देते हैं। तो ये कंपनसेशन का अमाउंट गवर्नमेंट के पास जाएगा या रामदीन के पास? रामदीन के पास जाएगा। और ये अप टू है, यानी अगर आपने रामदीन को 12,000 रुपया देना था और 10,000 रुपया दिया तो इसका मतलब 2,000 कम दिए। 2,000 का 10 टाइम्स कितना, 20,000। 20,000 रुपए तक आपको क्या करना पड़ सकता है। जो सैलरी था वो तो आपने 10 के जगह 12 की जगह 10 दिया था, तो 10 तो दे ही दिया था, 2 ही कम दिया था ना। इस 2 कम देने के कारण 2 के बदले में कितना देना पड़ सकता है, 20 जो है वो देना पड़ सकता है। और अगर पूरा ही सैलरी नहीं दिया तो 12 देना था, नॉन पेमेंट कुछ भी नहीं दिया तो 10 टाइम्स 1,20,000 आपको एक महीने का क्या करना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं है, इसके अलावा जो स्वीट डिश मिलेंगे वो तो अलग है, जो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, फाइन वगैरह। देखते हैं, फॉर पेइंग लेस देन मिनिमम रेट ऑफ वेजेज, ये कंपनसेशन किसको दिया, एम्प्लॉय को। और ये पेनल्टी जो है वो किसको दिया जाएगा, गवर्नमेंट को। पेनल्टी हमेशा अथॉरिटी को पे करते हैं। इंप्रीजमेंट, देखिए वही हाल है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब जी, डैश से लगता है। वही यहां पे है, कह रहे कि इनको 500 रुपए इनके लिए कोई चीज है, किसके लिए, एम्प्लॉयर कौन हुए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन प्रेम जी, कुमार मंगलम बिरला, अडानी, ये सब जो सुनते हैं अंबानी अडानी जो बोलते हैं, यही तो एम्प्लॉयर है, नहीं है। 500 रुपया ये बोलेंगे, ये होता भी है नोट क्या, हम तो जो है वो इतने करोड़ डॉलर या इतना 1,000 करोड़ करते हैं ट्रांसफर। तो कहा गया कि करते हो, इससे तो नहीं ना डर लगता, तो ना, ये तो थप्पड़ है। तो कहा कोई बात नहीं है, फिर ये लो प्यार, इंप्रीजमेंट अप टू कितना, एक दिन का इंप्रीजमेंट इनको भारी पड़ जाए, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा, इन लोगों को अगर इनको बोला जाए 1 करोड़ रुपया या एक दिन का जेल, ये बोलेंगे 2 करोड़ ले लो। हमें आपको बोला जाए तो बोलेंगे 10 दिन जेल में रख दो, करियर सेट है, क्यों इतना मेहनत करेंगे, 10 दिन जेल में रहते हैं फिर करियर सेट नहीं हो जाएगा। मैं तो तुरंत बोल दूं कि ऐसा करो कि जो है वो 10 दिन रख दो, उसके बाद तो 10 करोड़ हो गए, फिर ऐसे ही जब जब मेरे पास पैसे की कमी होगी मैं आ जाया करूंगा, और 10 दिन रखना और 10-10 करोड़ आते रहेंगे। नहीं है अच्छा सौदा, लेकिन इनको इसी चीज से दिक्कत है। तभी तो लॉ मेकर ने क्या किया है, इंप्रीजमेंट अप टू कहां तक, फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन, पोसंपा भाई, पोसंपा कितने दिन का, और साथ में क्या होगा, और भी है, और एंड भी, फाइन भी हो सकता है या बिना फाइन के भी। फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन पर्टेनिंग टू व्हाट, फिक्सिंग आवर फॉर नॉर्मल वर्किंग डे, 10-10, 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं, कम नहीं दे रहे हैं। एक है कि मिनिमम वेजेस से कम दे रहे हैं, दूसरा दे तो रहे हैं बॉस 12,000 रुपए ही, लेकिन काम जो है 12-12 घंटा करवाए जा रहे हैं, जबकि करवाना कितना है, और उसके बाद जो करवाएंगे उसका क्या देंगे, और उसमें भी एक लिमिट है कितना देर का ओवर टाइम करवाएंगे। और यहां पे आप करवाए जा रहे हैं काम ज्यादा देर का और पैसे उतने ही मिल रहे हैं। कहा गया कि इंप्रीजमेंट इस केस में भी कहां तक, 6 मंथ्स, और फाइन कहां तक, 500 रुपए। सिर्फ इतना ही है या कंपनसेशन भी, कंपनसेशन तो अपनी जगह, वो किसको देंगे, रामदीन को, एम्प्लॉय को, और ये किसको दे रहे हैं, अथॉरिटी को, रेगुलेटरी बॉडी को। चलिए, ये सारा कुछ आपका किसके बारे में था, मिनिमम वेजेज एक्ट के बारे में। कर लिया सारा चीज, एक बार एक्सरसाइज चेक करें कितना याद है।
चलते हैं एक बार केबीसी खेल के देखते हैं कितना आपको याद है, तो निकालते हैं हम। कुछ कुछ क्वेश्चन ही जो जो कह रहा हूं वही बस कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिए, क्या होगा आंसर। दिखाने का एक ही पर्पस है, आपके एग्जाम में एमसीक्यू कितने मार्क्स का 20 और डिस्क्रिप्टिव कितना 80। तो इसीलिए आपको पता रहे कि किस किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ताकि जब आप नोट्स से पढ़ रहे होंगे, यही नोट्स तो है जो आपको शेयर किया, तो जब आप इससे पढ़ रहे होंगे तो उन सारे जगहों पे आपका केयरफुल अटेंशन होना चाहिए कि यहां क्या हो सकता है क्वेश्चन। और याद रखिएगा, जितने भी जगह आपको डिजिट दिखते हैं, क्या दिखते हैं, वो सब आपके एमसीक्यू है। डिजिट का मतलब हुआ जहां पे भी आपका टाइम दिया हुआ है, जहां पे अमाउंट दिया हुआ है, जहां पे नंबर ऑफ डेज वगैरह दिए हैं, वो सब एमसीक्यू का पार्ट है। तो चलिए यहां पे तो यही देख करके आप कहेंगे सर अच्छा है, यहां से ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। टू बताइए प्रतिभा। सी शेड्यूल 1 पार्ट 1 एंड क्या 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 रहा है, अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेज पेबल टू द एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 पार्ट 1 एंड 2 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड एडेड अंडर सेक्शन 27। ठीक है, ये जो हम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं वो कौन सा है, शेड्यूल 1 ही है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट यानी शेड्यूल नंबर 1, और कौन कौन सा पार्ट है उसमें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और वहां पे हमने सेक्शन 27 लिखा भी हुआ है कि उसी के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल बनाया गया है। चलिए रुकिए, ये कौन बताएंगे, क्या नाम है आपका, दुबले पतले ब्लू, क्या नाम है, अश्विंदर, बताइए 3 कौन सा, ठीक है, हर्ष के, वो हर्ष है ना, आप हर्ष है, उनके बगल में हिमांशु, हर्ष हिमांशु, आप आदित्य, सिर्फ आदि, अंत कोई नहीं। चलिए बताइए, आदि विदाउट अंत, क्या है आंसर, सी। हिमांशु, राहुल है आप ना, शुभम बताएं, डी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। चलिए जिनका जिनका कहना ए है हाथ उठाइए, जिनका जिनका कहना बी है हाथ उठाइए। जो किसी में हाथ नहीं उठाया, मेरे क्लास में जो हाथ उठते नहीं वो काट दिए जाते हैं ठाकुर। तो ये नहीं कि सब साइंस की तरफ से जाइएगा। सी थर्ड, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जिनका जिनका कहना ए है हाथ उठाइए, जिनका कहना बी है, जिनका कहना सी है, जिनका कहना डी है, डी। आप साइंस की तरफ से हैं, नहीं राजेश से आगे, हाँ हाथ उठाए थे तभी ना, इस वही हुआ ना साइंस का मतलब। आपका कहना डी है। अच्छा पहले जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेथड है या नहीं है। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है ना कि ध्यान चला जाता है तुरंत, नॉट हट जाता है दिमाग से। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी जब रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 मेथड है फिक्स करने के, कौन कौन सा, हमारा दिमाग उसी चीज पे जाता रहता है। और जैसे ही हमें आंसर का पहला नोटिफिकेशन दिख जाता है, हम ये भी नहीं दिखते कि इसमें कमिटी भी लिखा हुआ है, और हम आंसर दे करके निकल जाते, वाओ 1 नंबर तो तय। और ये मिस होता है क्योंकि हमारा माइंड ना उन चीजों को
एक प्री कंसीव नोशन बना लेता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर नॉट वगैरह कहीं लगा है तो थोड़ा सा क्या रहेंगे, केयरफुल रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई ये दोनों तो मेथड है और हमसे क्या पूछ रहा है, तो मेथड नहीं है। अच्छा, नन ऑफ द अबव का इस्तेमाल तब होता जब ये तीसरा भी जो है वो क्या होता, जब ये तीसरा भी मेथड होता क्या करने का, मिनिमम वेजेस को कैलकुलेट करने का। तब आपका आंसर क्या होता, नन ऑफ द अबव। तो यहां पे आंसर सी कीजिएगा या डी? डी वाले को जवाब मिला। याद रखिएगा, नन ऑफ द अबव सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आंसर वहां पे नहीं है। और अगर मान लीजिए सी में कोई ऐसा नाम होता जो वाकई में हमारे पास 3 मेथड होते और वो तीसरा भी दिया रहता, तब जवाब क्या होता। लेकिन यहां पे तो हमें मिल गया, बार्गेनिंग मेथड इज नॉट अ मेथड ऑफ फिक्सिंग व्हाट। और आपको मैं एक चीज बताऊं, आपने चूंकि मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ लिया, वो चीज पढ़ ले, लेकिन अगर सोचिए जरा कॉमन सेंस से, कि अगर कॉमन सेंस में लोग जाने लगे तो लोगों को लगेगा अगर इसी क्वेश्चन को मैं पलट दूं और मेरा जो है यहां पे आंसर रहे हाँ ए बी सी डी, कौन सा ए? आप ए बोल रहे हैं, नहीं लविश डी। सबका कहना डी है या कुछ अलग भी किसी का है? पक्का? अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हुआ है बहुत कॉन्फिडेंटली आप डी को लगाएंगे टिक, लेकिन यकीन मानिए यही अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं रहेगा ना, तो ना कभी आप सोचेंगे नोटिफिकेशन मेथड हो सकता है। सबसे पहले तो आप काटेंगे, ये तो होगा नहीं नोटिफिकेशन मेथड, क्या मेथड ये होगा, ये क्या लिखा है, कमिटी मेथड। ओके, कमिटी लगाने जा रहे हैं, कह रहा है कि वेजेस तय करना है, तो वेजेस तो बार्गेन करके होगा ना, तू कितना लेगा तो आप कितना देंगे, मैं इतना लूंगा, मैं इतना दूंगा, तो ये क्या कहलाया। तो हमारा दिमाग जाने लगेगा इसी चीज पे कि हम क्या करेंगे, ये तो कभी नहीं हुआ, क्या मेथड हुआ कमिटी में। अच्छा वो, अरे वाह वाह, एक हो नहीं रहा, ये भी चल तू भी मर। और आंसर क्या? अब देखिए जो बिल्कुल नहीं हो सकता है, और ऑप्शन हम लोग ऐसा ही देंगे ताकि अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो हमें बड़ा मजा आता है फिर ऐसे क्वेश्चन में जब आपके मार्क्स कटते हैं। और अगर पढ़े हुए हैं तो बताइए कोई मार्क्स कटेगा, और नहीं पढ़े हैं तो कभी भी कुछ भी आप लिख, बार्गेनिंग सबसे पहले लिखिएगा, ना कमिटी दिमाग में आएगा ना क्या आएगा, नोटिफिकेशन। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। फोर्ड सबका सेम या कोई अंतर है सब में? चलिए तो 5 हो गया ईयर्स। सिर्फ ए बी सी डी में से वर्ड बोलिए, क्या? पक्का? 2 schedules covering what? Industrial establishment and 1 schedule covering shop and establishment, ये तो कभी नहीं। ठीक है, 1 schedule covering different type of industry, shop and establishment, 1 schedule covering different type of industry, 2 schedule covering industrial establishment and agriculture। हमने जो पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग शेड्यूल कितने हैं जिसमें हमारा ये शामिल है? 1। और वो क्या है? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, शेड्यूल 1। और उसके पार्ट कितने हैं? 2। नहीं लिखा एग्रीकल्चर तो क्या करना है, लेकिन 2 शेड्यूल होते कहां हैं? एग्रीकल्चर, सही बात है कि एग्रीकल्चर भी होता है और पार्ट 1 भी है जिसमें इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज है, और दूसरा क्या है? एग्रीकल्चर है। लेकिन 2 शेड्यूल तो होता नहीं है, तो इसका मतलब 1 शेड्यूल कवरिंग शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट, ये भी नहीं, क्योंकि शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट का मतलब इन्होंने एस्पेक्ट को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। 1 शेड्यूल कवरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट, 1 शेड्यूल कवरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। अब क्या करें,
हम ए में जाएं या बी में आए? इन्होंने बस साफ कहा कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। एग्रीकल्चर एक खुद इंडस्ट्री है, नहीं है? एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है इसके लिए ऑलरेडी बना हुआ। तो हमारा जवाब क्या होगा? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर? इसके लिए और एक्ट पढ़िएगा तब आपके पास ये चीज क्लियर होगा, तो इसको छोड़िए आप। Which of the following apply to unorganized sector in India? Apply to unorganized sector in India. इसके लिए भी आपके पास चाइल्ड लेबर ये सब पढ़ाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी पढ़ाऊंगा, तब जाकर के आप जान पाएंगे। आंसर वैसे ऑल ऑफ द अबव है। मिनिमम वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर, ये सब बताऊंगा। अनऑर्गेनाइज का मतलब होता है हमारे और आपके घरों के आसपास जो चीज रजिस्टर्ड नहीं होता है, वहां पे भी बहुत सारे लेबर को क्या किया जाता है, काम पे रखा जाता है। देखिएगा छोटे छोटे जगह जहां पे चाय वगैरह पिलाया जाता है, उन जगहों पे भी देखिएगा छोटू काम कर रहा होता है, और जिसकी उम्र जो है वो एम्प्लॉयमेंट की उम्र में नहीं है तब भी। अच्छा ये देखिए, तो इसमें ऑप्शन बदला है 9 में। What are the method mentioned in this for fixation or revision of this? अब आप फिर देख रहे हैं, फिर कंफ्यूजन कैसा है। पढ़ा रहा तो हर केस में जवाब वही होगा, नोटिफिकेशन एंड कमिटी, और नहीं तो ध्यान देगा बार्गेनिंग और कौन कौन सा, वोटिंग मेथड। 11 Which of the following are the responsibility of Central Advisory Board? क्या? एक ही चीज में तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, और वो है सबसे लास्ट ऑप्शन सी में। तो जब भी वर्ड है आपका कौन सा, सेंट्रल एडवाइजरी, तो ऑब्वियस सी बात है अगर स्टेट एडवाइजरी कोई चीज होगा तो उसको वो क्या करेंगे, एक तरह से ऊपर का ही बॉडी होता है। लेकिन ये दोनों ऊपर देख के तो ऑप्शन तक आप पहुंच सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। रीजन ये कि ये भी आपको पता है, एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस एंड एडवाइजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ रिवीजन ऑफ, रिवीजन और फिक्सेशन हर जगह, नोटिफिकेशन मेथड या कमिटी मेथड, चाहे वो फिक्सेशन करना रहे तो भी है, और क्या करना रहे, रिवीजन करना रहे तो भी है। तो जवाब हमारा क्या है, आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव है। 12 ऑल ऑफ द, और क्या तरीका है ऑल ऑफ द अबव का, कैसे कैसे जो है वो कॉम्पोजिशन है। तो इसको बोलने का सबसे अच्छा तरीका है इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड एन इंडिपेंडेंट पर्सन मैक्सिमम 1/3। सिंपल में हमारा तुरंत हम पहुंच जाते उस जगह पे, ठीक है। तो ऑल ऑफ द क्या हो गया, अबव। इफ एम्प्लॉय वर्क ऑन द डे ऑन विच एम्प्लॉयड फॉर लेस देन, दे रहा, ये पढ़िए तो खुद से और खुद आंसर दीजिए। क्या कीजिएगा, फुल नॉर्मल वर्किंग डे का दीजिएगा, हाफ कीजिएगा, क्या कीजिएगा, क्यों दे रहे हैं पूरा का पूरा? हाँ, क्योंकि किसने बोला है, राम दुलारी के बुलाने पे जाता तो तब उसे क्या मिलता, हाफ। यही जो हमने वहां पे 5 आवर वाला बनाया था, तो जितने देर काम किया, कह रहे इफ द एम्प्लॉय वर्क ऑन द डे ऑन विच ही वॉज employed for period less than the requisite number of hours constituting normal, he shall entitled to receive wage for the full
If the employer work on the day on which employed for the period and requisite for constituting normal, he shall be entitled to receive. हम क्या मान करके चल रहे हैं कि कहीं पे किसी भी तरफ से एम्प्लॉय के तरफ से कोई भी जो है वो मर्जी नहीं है, बल्कि वो तो पूरे दिन के लिए काम करने गया है, और अगर कहीं उसे कम देर का भी काम दे रहा है तो उसे वेजेस कितने देर का देना पड़ेगा? पूरे दिन का देना पड़ेगा। 14 को छोड़िए, 15 पे आइए। $500, $100, $1,000, $250 पक्का है? अच्छा, ये 1000 वाला जो है हमने वहां पे कॉरिलेट भी किया था कि वो एरिया जहां पे कंपलसरी है आपके लिए क्या करना, फिक्स करना, वहां पे ये रेलिवेंट है। जहां है ही नहीं कंपलसरी वहां पे तो 1000 रहे चाहे 5000 रहे। तो कोई भी ऐसा इंप्लॉयमेंट जहां पे मिनिमम वेजेस तय करना कंपलसरी है, लेकिन अगर वहां पे 1000 लोग नहीं है तो ये पावर किसके पास है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। चाहे तो वेजेस तय करे मिनिमम वेजेस, चाहे तो तय ना करे। अब देखिए, आपको जो मैंने नोट्स दिया है, क्योंकि आपको कंप्लीट जिनका एनरोलमेंट हो गया, धीरे धीरे बुक आ जाएगी, आपको मिल जाएगा, वो आपके मैसेज जाएगा और आप बुक आप क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। तब तक कुछ दिन के लिए जैसे मैं आपको किस पे भेज दे रहा हूं, जो लोग कनेक्टेड हैं किस पे, ग्रुप में, उनके पास क्या पहुंचता जा रहा है? उनके पास जो है वो आपका नोट्स मिल गया है। आप पूरे के पूरे नोट्स को अच्छे से क्या करेंगे? पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे दो बातें होंगी। पहला, एक रिवीजन, और दूसरा आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी क्या करना है? लिखना है। और जितना ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। मतलब कोई भी एक टॉपिक लिया तो उससे देखिए एमसीक्यू कहां से हो सकता है, केस लॉ कहां कहां से हो सकता है, और जितने भी केस मैंने आपको नोट्स में दिए, जो मैंने डिस्कस भी कर लिया, उसको भी क्या करेंगे? सारे केस को पढ़ेंगे। रटने की जरूरत नहीं है किस चीज को, केस का नाम, लेकिन उसमें जो फैसला हुआ है वो आपका दिमाग में जरूर होना चाहिए, ताकि आप कम से कम ऐसे करके जरूर लिख सके, इन अ डिसाइडेड केस इट वाज हेल्ड दैट। चलिए, अब हमने ये तो देख लिया कि मिनिमम वेजेज के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए? वेजेज मिलना चाहिए। अब देखिए, कहते हैं ना, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होता, दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब कहेगा सर क्या प्रॉब्लम आ गया? प्रॉब्लम यह हो गया कि हमने मिनिमम वेजेस तय कर लिया, मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग क्या कर लिया? हमने कानून बना दिया कि इससे कम किसी को नहीं मिलेगा। अब दिक्कत यह है कि महीना खत्म हुआ, रामदीन को जो है वो सैलरी चाहिए था, 15,000 का उसका वेजेज मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग तय था। जब वो लेने के लिए गया तो उसे आज कल परसों किया जा रहा है। मिनिमम वेजेज एक्ट ने कहीं पे ये लिखा ही नहीं कि कमबख्त देना कितने दिन में है। नहीं कहते, हम लॉ तो बनाते हैं, कभी कभी कुछ चीज मिस कर जाते हैं। तो कहा कितने दिन में मिलना चाहिए। अगर कोई ज्यादा लोग अगर कहीं काम करते हैं तो एम्प्लॉयर को भी कैलकुलेट करने का टाइम दीजिएगा ना, कि ओवर टाइम में कितना काम किया, कब आया कब नहीं आया, इस कैलकुलेशन के बाद ही तो वेजेज मिलेगा। तो अब अगला चीज ये है कि अगर किसी को वेजेज मिलना है तो वो वेजेज जो है वो उसे कब मिले, और कौन कौन सा चीज उसके वेजेज से डिडक्ट हो सकता है। मान लीजिए रामदीन काम कर रहा है और बिल्कुल जो है वो नशे में टुल्ल है, गंगा जल का सेवन करके आया है, झूम बराबर झूम कर रहा है, मस्ती मस्ती में आया और बहुत कीमती सामान गिरा दिया। पॉसिबल? महंगा सामान, वो काम करके, उसका काम था ऐसे ढो करके ले जा रहा था और गिर गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वो खुद जो है वो ड्रिंक एंड ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है, लेकर के जा रहा है और लड़खड़ा रहा है, खुद भी गिरा, सामान भी गया। अब ऐसे केस में उससे पैसे काटने चाहिए या नहीं? वो समय पे आ नहीं रहा है, हर दिन लेट से आ रहा है, जितनी उसकी छुट्टियां हैं उससे ज्यादा वो एब्सेंट हो रहा है। तो कहा गया कि मिनिमम वेजेज ने इतना तो कह दिया कि हम जो है वो इतना पैसा देंगे, लेकिन कब देंगे और कौन कौन सा डिडक्शन ऑथराइज होगा और कौन कौन सा डिडक्शन अनऑथराइज होगा। और अगर कोई चीज ऑथराइज भी है तो क्या पूरा का पूरा एक ही महीने में काट लें, ताकि जो है वो उसके घर का चूल्हा भी ना जले? तो ऐसे सवालों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।